गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज आपको पता है कि हम लोग एक नया टॉपिक आपके लिए शुरू कर रहे हैं मलुका आईएएस के अंदर, और उसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था। लेकिन एक उसके पहले अपना छोटा सा परिचय भी मैं आप लोगों को दे देना चाहूँगी। तो बहुत ही संक्षिप्त सा परिचय है जो अपने विषय में मैं आपको देना चाहूँगी। बहुत ज़रूरी है कि ये सारी बातें आज हम लोग पहले दिन यहाँ क्लियर कर लें। क्या टॉपिक है, क्या मेरा छोटा सा परिचय है, सिलेबस क्या होगा, किस तरीके से होगा। तो मेरा नाम है डॉक्टर स्मिता पाल। मेरा नाम है डॉक्टर स्मिता पाल और मैं मलुका आईएएस से पिछले 4-5 वर्षों से जुड़ी हुई हूँ। और बहुत सर के यहाँ पर मैंने उसके पहले भी करोल बाग के अंदर ही इंग्लिश मीडियम के बैचेस भी इकनॉमी के लिए हुए हैं, हिंदी मीडियम का भी मैंने यहाँ पर बैच लिया हुआ है। और उसके साथ साथ मैं दिल्ली में ही पिछले 12 वर्षों से पढ़ा रही हूँ। उसके साथ साथ मैंने दिल्ली के साथ साथ दिल्ली के आउटस्कर्ट भी, जैसे कि अहमदाबाद, चंडीगढ़, जयपुर, पुणे, कर्नाटका, उडुपी, जम्मू और भी बहुत सारे, चंडीगढ़, बहुत सारे सेंटर्स पर भी मैंने क्लासेस ली हैं। और अन्य भी मैं बहुत सारे कोचिंग संस्थानों के साथ जुड़ी हुई हूँ। अन अकेडमी के साथ भी मैं एक्चुअली जुड़ने ही वाली हूँ। लेकिन बेसिकली जो मैं जुड़ी हूँ, मैं अपने आप को एक्चुअली मानती हूँ कि मुझे अब जो मेरा सौभाग्य है कि मलुका सर के साथ दोबारा जुड़ने का मौका मिला, और काफ़ी 1.5-2 साल की जर्नी के बाद मलुका सर से मैं जुड़ रही हूँ। तो बस अब यही चाहते हैं कि ये जो सफ़र आप स्टूडेंट्स के साथ इस पेंडेमिक के अंदर अब शुरू हो रहा है, तो बस अब ये इसी तरीके से चलता रहेगा। और आप लोगों को भी मेरा साथ पसंद आएगा, पढ़ाने का तरीका पसंद आएगा। विषय तो खैर बहुत इंटरेस्टिंग है ही है। तो ये एक छोटा सा परिचय था बेटा मेरा जो मैंने आज आपको दिया। अच्छा, आज आपको पता है कि जो टॉपिक शुरू होने वाला है वह आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी, ये जो टॉपिक है। और बहुत ही जितना यूपीएससी के हिसाब से अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये रिलेवेंट है, उतना ही ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि पूरे पेपर्स की अगर मैं बात करूं तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, इम्पॉर्टेंट भी है, संदर्भ भी है और साथ ही साथ इंटरेस्टिंग भी है। तो वो सारी क्वालिटीज़ एक टॉपिक भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर बहुत अच्छे तरीके से आपको मिलेगी। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि उसके पहले जब हम लोग किसी टॉपिक को शुरू करें तो एक छोटी सी परंपरा है जो यूपीएससी का हर फैकल्टी निभाता है। और वो छोटी सी परंपरा ये है कि उस सब्जेक्ट के विषय में थोड़ा ब्रीफ सा एक आपको इंट्रोडक्शन यहाँ पर दिया जाए, परिचय आपको दिया जाए। बहुत ज़रूरी है कि एक पाठ्यक्रम जो है आपको इनिशियली ही यहाँ पर शुरू कर दिया जाए, शुरू करने से पहले आपको बता दिया जाए। साथ ही साथ आपको शुरुआती स्तर पर ही यह बता दिया जाए कि बेसिकली इंडियन इकोनॉमी जो टॉपिक है वो पीटी के अकॉर्डिंगली और मेंस के अकॉर्डिंगली और इंटरव्यू के अकॉर्डिंगली आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। जैसे कि हम लोग क्या करेंगे बेसिकली कि हम लोग इसे कुछ सेक्शंस में बांट कर इन बातों को समझेंगे, है ना। तो कुछ सेक्शंस में हम लोग बांट लेंगे ताकि हम लोग को इसका पाठ्यक्रम समझ में आ जाए, इसका संदर्भ समझ में आ जाए, इसकी महत्ता भी अच्छी तरह समझ में आ जाए। और उसका तरीका मुझे ऐसा लगता है बेटा कि बहुत सिंपल है। जैसे कि पहला ये है कि हम लोग जब बात करेंगे, आज पहली कक्षा है और मुझे लगता है कि पहला ही दिन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है आप स्टूडेंट्स के लिए, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसलिए होता है कि जो फर्स्ट क्लास होती है वो हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास होती है, और जो इंट्रोडक्टरी क्लास होती है वो हर तरीके से महत्वपूर्ण इसलिए होती है कि पहली क्लास में आपको यह समझना बहुत ज़रूरी होता है कि आखिरकार रोड मैप क्या होगा, किसी विषय को पढ़ने का, किसी विषय को अध्ययन करने का तरीका क्या होगा। पहला ही दिन होता है जिसमें हम लोग बहुत सारी बातों को यहाँ पर डिस्कस भी करते हैं, जैसे कि रोड मैप के साथ साथ कौन कौन सी बुक्स हमको प्रेस्क्राइब करनी है। रेफर हम लोग फैकल्टीज़ आपको फर्स्ट डे में ही बुक्स भी रेफ़र करते हैं। फर्स्ट डे में रोड मैप हो जाता है, फर्स्ट डे में पता चल जाता है कि कितने क्वेश्चंस हैं
जो पीटी में, मेंस में आए हुए हैं, इंटरव्यू में उसकी क्या क्या महत्ता है, तो ये सारी चीज़ें आपको पहले दिन बहुत अच्छी तरह पता चल जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहली क्लास हमारे एस्पिरेंट्स को कभी भी स्किप नहीं करनी चाहिए। क्लास तो कोई भी स्किप नहीं करनी है, पर पहली क्लास तो हम लोग जो इसमें बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण वह करेंगे पाठ्यक्रम के बारे में। दूसरी बात अगर हम लोग इसके अंदर लेंगे तो वह यह लेंगे कि यूपीएससी में अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कि यूपीएससी में इसका क्या संदर्भ है, तो क्या संदर्भ है यूपीएससी के अंदर इस विषय का, या यूपीएससी में महत्ता क्या है, इस तरीके से हम लोग बात करेंगे। ठीक है, क्या महत्ता है। तीसरी जो बात हम लोग यहाँ पर करेंगे क्लास के अंदर वह यह करेंगे कि यदि हम लोग बात करें पीटी की, साथ ही साथ हम लोग बात करें मेंस की, और साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें इंटरव्यू की, तो उसमें अर्थव्यवस्था का क्या रोल है, या उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था की भूमिका क्या है। तो इसकी भी बात अभी ही हम लोग यहाँ पर आज अपनी इस इंट्रोडक्टरी फर्स्ट क्लास के अंतर्गत करेंगे। चौथी बात हम लोग करेंगे कि इसके लिए संदर्भ पुस्तकें कौन सी हो सकती हैं, या संदर्भित विषय सामग्री का प्रयोग आपको कौन सी करना है, जो कि आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति में बहुत अच्छी तरीके से सहायता करेगी। तो इस बात को आपको समझना है। अब देखिए, सीधी सी बात है, ये जो पहला वाला टॉपिक है जिसको हम लोग बोल रहे हैं पाठ्यक्रम, यह थोड़ा सा लेंदी है, और लेंदी है तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आपको समझ में आ जाए कि जो पाठ्यक्रम है उसमें कौन कौन से टॉपिक हम लोग के लिए कवर होने वाले हैं। तो इसमें देखिएगा कौन कौन से टॉपिक कवर होंगे पाठ्यक्रम में, और मैं चाहूँगी कि आप इसे कहीं ना कहीं नोट डाउन करते जाइए। मैं पूरा पाठ्यक्रम यहाँ पर डिक्टेट कर रही हूँ, तो बहुत ज़रूरी है कि आप चीज़ों को भैया एक सेकेंड भैया, तो आप जो बहुत ज़रूरी है कि पूरे पाठ्यक्रम को एक बार नोट करते चले जाएं। ठीक है, तो मैं आराम आराम से आपको पाठ्यक्रम बताऊंगी, और टॉपिक बाय टॉपिक आप उस पूरे पाठ्यक्रम को अच्छी तरीके से नोट करते चले जाइएगा। चलिए, तो सबसे पहले आप स्टूडेंट्स को हेडिंग डालनी है पाठ्यक्रम या फिर सिलेबस। चलिए, तो लिखते जाइएगा। पूरा हम लोग पाठ्यक्रम एक बार देख लेते हैं, उसके ऊपर ब्रीफ सा जो इंट्रोडक्शन है वह भी आज हम लोग इसी कक्षा के अंदर ले लेते हैं, और फिर जो फर्स्ट डे की आज इंट्रोडक्टरी क्लास है वो यहाँ से बहुत अच्छी तरह शुरू होगी। चलिए, तो पहला जो टॉपिक है वह लिखेंगे आप लोग आराम से, भारतीय अर्थव्यवस्था का परिचय। भारतीय अर्थव्यवस्था का परिचय, एन इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था का परिचय, बहुत आराम से लिखेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था का परिचय। दूसरा टॉपिक जो आप लोग लिखेंगे उसमें वह लिखेंगे आर्थिक सुधारों का दौर या पीढ़ियां। मैं डिक्टेट कर रही हूं, आर्थिक सुधारों का दौर या पीढ़ियां। आर्थिक सुधारों का दौर या पीढ़ियां, इसे हम युक्तियां भी कह सकते हैं। बेसिकली हम लोग इसे बेटा युक्तियां भी कह सकते हैं, है ना। तो हो सकता है कहीं आप इसे पीढ़ियां देखेंगे, जनरेशंस देखेंगे, कहीं आप इसे युक्तियां देखेंगे। ठीक है, कहीं इसे आप आर्थिक सुधारों का दौर के रूप में भी देख सकते हैं। तो सिलेबस में जो इस पाठ्यक्रम में जो इस टॉपिक का नाम है वो अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग तरीके से मिल सकता है, पर बेसिकली आप इसको कह सकते हैं कि आर्थिक सुधारों का दौर या पीढ़ियां। तीसरे टॉपिक का आप लोग नाम लिखेंगे स्टूडेंट्स, वो है, अच्छा इसके अंदर कुछ कुछ इनर टॉपिक्स भी हैं बेटा, तो इसको भी ध्यान में रखकर तुम लोग को चलना है कि इसके अंदर इनर टॉपिक्स भी हैं। तो अब तुम लोग को ये नहीं समझना है कि अगर मैडम ने भारतीय अर्थव्यवस्था का परिचय बोल दिया तो उसमें क्या, जैसे उसमें इनर टॉपिक्स भी बहुत सारे, जैसे कि चलिए एग्जाम्पल के तौर पर पहले मैं आपको यहाँ पर बता ही देती हूँ। इसको अभी मैं यहाँ पर हटा रही हूँ, मैं होप कर रही हूँ कि आपने यहाँ पर लिख लिया होगा आपके सामने, तो इसको मैं थोड़ा सा हटा रही हूँ अभी, ठीक है ना। तो मैं आपको पहले एक बार बता दूं थोड़ा सा तरीका, क्योंकि सिलेबस का बहुत अच्छी तरह, ठीक है। तो इसमें देखिएगा, जैसे मैंने बोला पहला टॉपिक मैंने बोला कि अर्थव्यवस्था का परिचय या अर्थशास्त्र का परिचय, तो मैंने आपको बोला कि ये पहला टॉपिक है। तो मैंने आपको बोला कि इसके अंदर लेकिन बेटा कुछ इनर टॉपिक्स भी हैं। अब इनर टॉपिक्स लाइक दैट कि
किस तरीके से आप समझ लेंगे अच्छी तरीके से। अब इनर टॉपिक्स में पहला जैसे मैंने यहां पर आपको बताऊंगी कि अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या है। तो जैसे यहां से हम लोग शुरू करेंगे, हम लोग बिल्कुल बेसिक से शुरू करने वाले हैं बेटा। हम लोग एकदम बेसिक से शुरू करेंगे, जिसे कहते हैं ना कि आपको मैं ये मानकर चलूंगी कि इकोनॉमी का ई नहीं आता, आपको भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ नहीं पता है। हम लोग इस तरीके से आज के दिन अपने इस टॉपिक को शुरू करेंगे। तो आप स्टूडेंट्स बिल्कुल नहीं घबराएंगे, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इकोनॉमी के लिए डर आप लोग का वैसे ही काफी ज्यादा रहता है, तो आपको घबराना नहीं है। हम लोग कहां से शुरू करेंगे, हम लोग बिल्कुल यहां से शुरू करेंगे कि बेसिकली अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या है। दूसरा हम लोग जाएंगे और यहां पर आएंगे कि अर्थशास्त्र व अर्थव्यवस्था में, अर्थशास्त्र व अर्थव्यवस्था में अंतर। तो दूसरी बात हम इसकी करेंगे। मैं ये इनर टॉपिक बता रही हूं, आपको तरीका बता रही हूं कि इनर टॉपिक अब यहां पर क्या क्या होगा। तीसरी जो बात हम लोग यहां पर करेंगे वो हम इसी के अंतर्गत करेंगे कि प्रगति, समृद्धि और विकास की। इसके बाद हम लोग अगली बात करेंगे अर्थशास्त्र का केंद्र। फिर हम अगली बात करेंगे अर्थशास्त्र की चुनौतियां। ठीक है, अर्थशास्त्र की चुनौतियां। इसी के अंदर अभी भी इनर टॉपिक खत्म नहीं होगा, और इनर टॉपिक इसी के अंदर जो अभी भी होगा वो होगा अर्थशास्त्र की चुनौतियां पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था के प्रारूप, मॉडल्स भी इसे हम लोग कहते हैं। तो अर्थव्यवस्था के प्रारूप, या जिसे हम लोग मॉडल्स भी कहते हैं। तो मैंने आपको बताने की यह कोशिश की है कि बहुत सारे जो इनर टॉपिक्स भी होंगे, मैं साइड हो जाती हूं ताकि आपको आराम से यहां पर दिख जाए। तो बहुत सारे इनर टॉपिक्स भी इसके अंदर हैं, और इनर टॉपिक्स जो हैं वो इतने इंपॉर्टेंट हैं और इतने इंटरेस्टिंग है कि अंदर ही अंदर अगर हम लोग बात करेंगे, तो इसलिए मैंने आपको ये एक रोड मैप बताया कि मैं आपको सिर्फ मेन टॉपिक बता रही हूँ। मैं आपको बता रही हूँ कि सिर्फ मेन टॉपिक अर्थशास्त्र का परिचय। तो आप यह बिल्कुल मत समझिएगा कि उसके अंदर क्या है। अगर आप चाहो तो मैं ऐसा सिलेबस भी आपको बता सकती हूँ, पर मेरा मानना था कि इतना बड़ा सिलेबस मैं आपको क्लास के अंदर लिखवाकर आपके इस क्लास का समय खराब नहीं करूंगी। इसको मैं क्या करूंगी, आपको पीडीएफ के माध्यम से, हमारे ही अकेडमी की ओर से, मलुका आईएएस की ओर से मैं आपको पीडीएफ दिलवा दूंगी, वो ज्यादा बेटर होगा। तो जिससे आपको इनर टॉपिक भी अच्छी तरह पता रहेगा कि मैडम अच्छा मेन टॉपिक के अंदर इनर टॉपिक कौन कौन से कराने वाली है, ठीक है ना, या अंदर के सब पार्ट्स उसके कौन कौन से है, बेटर देन कि हम लोग क्लास में इतना सारा समय यहाँ पर खराब करें। तो आज जो क्लास के अंदर आप लिखें वो मोटे तौर पर जो आउटलाइन है सिलेबस का, आप उसको कर लें, ठीक है। पीडीएफ के थ्रू कल के कल आपको पूरा पता चल जाएगा बेटा कि इनर टॉपिक्स क्या है। चाहती तो मैं पाठ्यक्रम भी क्लास में नहीं लिखवाती, पर मुझे पता है कि स्टूडेंट्स की एक बहुत उम्मीद होती है कि नहीं एटलीस्ट फर्स्ट डे की क्लास है तो मैम आई हैं, तो मैम कम से कम हमें एक सिलेबस तो कम से कम बता दें कि इकोनॉमी में आखिरकार मैम हमें क्या पढ़ाने वाली है और कैसे पढ़ाने वाली है। तो थोड़ा सा आपका मन जो है वो शांत हो जाता है, ठीक है ना बेटा। तो ये एक पैटर्न था जो मैंने आपको बताया है इस तरीके से, और इसी फॉर्मेट में हम लोग जो पीडीएफ है वो हमारी अकेडमी की ओर से आपको अवेल करा दिया जाएगा। चलिए बेटा, तो अब आप वापस से आते हैं अपने सिलेबस की ओर, और आपको याद होगा कि आपने दो टॉपिक लिखे होंगे यहाँ पर। एक तो लिखा होगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था का परिचय या अर्थशास्त्र का परिचय, दूसरा आपने लिखा होगा आर्थिक सुधारों का दौर या पीढ़ियां, ठीक है। तीसरा टॉपिक नोट डाउन कीजिएगा, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। अब मैं सिर्फ मेन टॉपिक बोल रही हूं। अब नेशनल इनकम में जीडीपी भी है, एनडीपी भी है, जीएनपी भी है, एनएनपी भी है, टैक्सेस भी है, तो मैं वो नहीं बोल रही हूं, तो वो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, ठीक है। तीसरा टॉपिक है नेशनल इनकम, ठीक। चौथे टॉपिक को लिखिएगा बेटा, भारतीय उद्योग, भारतीय उद्योग, इंडियन इंडस्ट्री। मैं वापस से आपको बच्चों फिर से वही बता रही हूं
मेन टॉपिक, ठीक है। अभी भारतीय उद्योग के अंदर बहुत सारी औद्योगिक नीतियां हैं, स्पेसिफिकली उसमें 1991 की जो 1991 की नई औद्योगिक नीति है वह भी उसके अंदर है। तो उसलिए मैं आपको सिर्फ अभी यहाँ पर क्या बता रही हूँ, मेन टॉपिक। तो भारतीय उद्योग तथा विनिवेश, भारतीय उद्योग तथा विनिवेश, भारतीय उद्योग तथा विनिवेश। अगला टॉपिक है भारतीय कृषि तथा खाद्य प्रबंधन, भारतीय कृषि तथा खाद्य प्रबंधन, भारतीय कृषि तथा खाद्य प्रबंधन, तथा खाद्य प्रबंधन, ठीक है। अगला टॉपिक है भारतीय कृषि तथा खाद्य प्रबंधन। नेक्स्ट टॉपिक इज मुद्रास्फीति एवं व्यापार चक्र, मुद्रास्फीति एवं व्यापार चक्र। तो मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन कहते हैं बेटा इसे इंग्लिश में हम लोग, इन्फ्लेशन एंड ट्रेड साइकिल, मुद्रास्फीति एवं व्यापार चक्र, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक नोट डाउन कीजिएगा। होप सो मैं बहुत आराम से बोल रही हूं और उतने ही आराम से आप लिख रहे होंगे बेटा। अगला टॉपिक है लोक वित्त, पब्लिक फाइनेंस, लोक वित्त, लोक वित्त, पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक फाइनेंस, लोक वित्त। अब लोक वित्त जो टॉपिक है बेटा, इसमें हम लोग बेसिकली बजट कवर करेंगे, बजट के टाइप्स कवर करेंगे, साथ ही साथ इसमें हम लोग पूरा का पूरा जो घाटे हैं या फिर राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, तो वो सारा जो पूरा पाठ्यक्रम है जिसमें से मेन आपको लगता है कि क्वेश्चंस कवर होते हैं, तो या बच्चों के अंदर एक बहुत बड़ा फेयरनेस की फीलिंग होती है, तो वो सारा टॉपिक मैंने आपको बार बार बोल रही हूँ, है ना, एकदम इसको मैं रिपीट कर रही हूँ कि ये सारा जो इनर टॉपिक्स भी हैं ये आपको प्रॉपर तरीके से पीडीएफ के माध्यम से अवेल हो जाएगा, ठीक है। अभी आप सिर्फ मेन जो हमारा पाठ्यक्रम है वो नोट करते चले। अगला है बेटा, अगला है कुछ महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संगठन। नेक्स्ट टॉपिक इज कुछ महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संगठन, कुछ महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संगठन तथा विदेशी व्यापार, तथा विदेशी व्यापार, फॉरेन ट्रेड, तथा विदेशी व्यापार, फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड, ठीक है। अगला टॉपिक लिखिएगा आर्थिक नियोजन, आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग बेटा, आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग, आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग। इसमें हम पूरी पंचवर्षीय योजनाओं को कवर करेंगे बेटा, कंप्लीटली पूरी जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं इसमें हम लोग उसको कवर करेंगे। साथ ही साथ अभी वर्तमान संदर्भ में क्या क्या परिवर्तन योजनाओं को लेकर किए गए हैं और किस प्रकार से 15 वर्षीय योजना का जो खाका है वह तैयार किया गया है, उसके ऊपर भी बातचीत हम लोग करेंगे। और बेसिकली किस किस तरीके से मेन इंपॉर्टेंट जिसमें टॉक हम लोग करेंगे वो ये करेंगे कि किस किस तरीके से हम लोगों ने चेंजेस किए हैं। तो बेसिकली नीति कमीशन आया है, नीति आयोग आया है, क्या भूमिका थी योजना आयोग की, राष्ट्रीय विकास परिषद की क्या भूमिका थी, और यदि हम लोग वर्तमान संदर्भ में बात करें तो नीति आयोग और योजना आयोग के बीच हम लोग किस तरीके से डिफरेंशिएशन करने के बाद हम कैसे कह सकते हैं कि जो कार्य आधारित व्यवस्था है वह नीति आयोग के माध्यम से आई है। तो तमाम ऐसे प्रश्न हैं जो इन विषयों के अंतर्गत कवर होते हैं। दिखने में संभवतः आपको लिखेगा कि ये 7, 8, 10 टॉपिक है मात्र, मान लीजिए, लेकिन बेटा जब मैं आपको पीडीएफ के थ्रू इनर मैटर दूंगी तो बहुत सारा आपके मन में अभी भी टॉपिक आ रहा होगा। मुझे पता है कि आप स्टूडेंट्स हैं, है ना, अभी आपको उतना आइडिया नहीं है, तो आपको लग रहा होगा शायद बहुत सारी चीजें छूट रही हैं इसमें से।
हम हरित क्रांति की हमने कहीं बात नहीं की, तो क्रांतियां जितनी हैं वो किस में आ जाएंगी, कृषि के अंदर कवर हो जाएंगी। आपको लग रहा होगा फॉरेन ट्रेड की बात कहीं नहीं हुई, तो फॉरेन ट्रेड जो टॉपिक है वो किस में आ जाएगा, वो विदेशी व्यापार में कवर हो जाता है। ठीक है, आपको लग रहा होगा इसमें कई महत्वपूर्ण संकेतकों की बात नहीं हुई, सूचकांकों की बात नहीं हुई, लाइक HDI हो गया, ठीक है, GHI हो गया, तो वो सारा हम लोग डेवलपमेंट के टॉपिक में कवर कर लेंगे। आपको लग रहा होगा कहीं पर भी उत्पादन की बात नहीं हुई, निवेश की बात नहीं हुई, प्रगति की बात नहीं हुई, ऐसी ग्रोथ की उस तरीके से बात नहीं हुई। तो वो सारा जो टॉपिक है ना बेटा, मैंने बोला वो इनर टॉपिक के माध्यम से वो पूरा इकोनॉमी के अंदर जो मेन टॉपिक्स हमने बताए हैं, तो वो सारे के सारे उसके सब पार्ट्स हैं। तो दीज आर दी बेसिकली सब पार्ट्स ऑफ द मेन पार्ट्स। तो आई एम टेलिंग यू द मेन पार्ट्स, तो मैं आपको मेन सेक्शन बता रही हूँ सिलेबस का, और जो उसका इनर पार्ट है वो मैं आपको PDF के थ्रू दूंगी। एंड उसके बाद भी सपोज दैट आपको लगे कि कोई एक आध टॉपिक है जो आपको लग रहा है कि आपकी ओर से ऐड होना चाहिए, उसमें भी कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि मैंने तो इसमें कुछ नहीं छोड़ा। इसमें हम जलवायु को भी ले लेंगे, ठीक है, कि उसका भी इकोनॉमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अभी जो आप लास्ट में बेसिकली सिलेबस में लिखेंगे, वो लिखेंगे कोविड-19 के बाद अर्थव्यवस्था के प्रारूप में परिवर्तन। तो इस टॉपिक को आप बहुत इंपॉर्टेंटली नोट डाउन करेंगे, और प्लीज नोट डाउन इट वेरी वेल डन वे, कि कोविड-19 पैंडेमिक के बाद, कोरोना महामारी के बाद वैश्विक तथा भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवर्तन। कोरोना महामारी के बाद वैश्विक तथा भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवर्तन। तो ये मुझे लग रहा है कि अगर मैं आपको बताऊं तो पूरे पाठ्यक्रम में, अब यहीं से हम लोग अपनी बात को शुरू करते हैं बेटा, तो पूरे पाठ्यक्रम में यदि हम लोग बात करें आज के टाइम पे, जब हम लोग इतने बड़े पाठ्यक्रम की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब जो कुल मिलाकर कोविड-19 जो आया, तो एक जो ये पैंडेमिक आया, मुझे ऐसा लगता है बेटा, एक जो महामारी ये आई, मुझे ऐसा लगता है इस पैंडेमिक के बाद बहुत कुछ बदलेगा। पेपर का पैटर्न भी बदलेगा बेटा, पेपर का जो प्रारूप है वो बहुत हद तक बदलेगा, क्योंकि चीजें बहुत अनदर सेंस में बदल गई हैं। हमने जो उम्मीद नहीं की थी, हमने जो सोचा नहीं था, उस तरीके से चीजों में बहुत बड़ा परिवर्तन यहाँ पर आया है। ठीक है, तो एक मुझे ये होप है, हालांकि इसमें हम लोग एक अजम्पशन लेकर चलेंगे, हम लोग बेसिकली अजम्पशन बेस पे यहाँ पर काम करेंगे, लेकिन जैसे कि कुछ ऐसी चीजें जैसे 20,000 करोड़ रुपए का बजट आया, उसमें बेसिकली MSME सेक्टर को किस तरीके से इंक्लूड किया गया, ठीक है, किस तरीके से लघु और कुटीर उद्योगों की बात की गई, किस वजह से या किस कारण से हमने वोकल फॉर लोकल बनने की बात की। हमने बोला कि अपने स्वदेशी उत्पादों के लिए या स्वदेश निर्मित उत्पादों के लिए हम लोग किस तरीके से अपनी वॉइस को यहाँ पर रेस करें। तो ऐसे जैसे जो शब्द हैं बेसिकली यहाँ पर आपको पता है कि बहुत ज़्यादा गूंजे हैं। जैसे एक तो मैंने आपको बताया कि वोकल फॉर लोकल, ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि एकदम करंट की बात है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, बार बार हमारे प्रधानमंत्री एक चीज की बात कर रहे हैं और वह है स्वदेशी, ठीक है। तो दूसरा इश्यू जो जमकर चल रहा है वह है स्वदेशी का मुद्दा, और बेसिकली स्वदेशी के माध्यम से अपनी GDP में चेंजेस करने का जो तरीका है उसकी भी बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। इसी तरीके से एक तीसरी बात जो इकोनॉमी के अंदर जमकर गूंजी है वह आयुर्वेद की भी गूंजी है, ठीक है। तो आयुर्वेद की बात भी यहाँ पर जमकर की गई है। तो ये जो हो गया वोकल फॉर लोकल हो गया, स्वदेशी हो गया, आयुर्वेदा आ गया। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं बेटा कि जो कोविड-19 पैंडेमिक के चलते, इस महामारी के चलते बेसिकली हमारे देश के अंदर एंटर की है। एक जो बहुत बड़ा मुद्दा है इसमें विशेष तौर पर जो आपके सिलेबस में एक और टॉपिक को उसमें नोट कीजिएगा सिलेबस के अंदर, वो है वैश्वीकरण। हालांकि मैंने आपको जो आर्थिक सुधारों का दौर बताया है, वैश्वीकरण उसी का एक पार्ट है बेटा, ठीक है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर स्पेसिफिकली इसके बारे में बता रही हूँ
तो आप इसको एकदम अलग से नोट कर लीजिएगा, वैश्वीकरण को, जिसे हम लोग भूमंडलीकरण भी कहते हैं या जिसे कि हम लोग ग्लोबलाइजेशन भी कहते हैं। तो इसको आप बहुत अच्छी तरीके से नोट कीजिएगा। मैं वापस रिपीट कर रही हूँ कि हालांकि जब हम लोग आर्थिक सुधारों के दौर की बात कर रहे हैं तो आर्थिक सुधारों के दौर के नाम पर हम लोग बेसिकली जो पढ़ेंगे वो हम लोग एलपीजी ही पढ़ेंगे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन ही पढ़ेंगे। पर मैं बार बार बोलूँ कि मैं स्पेसिफिकली इसके ऊपर आप लोगों के साथ, आप स्टूडेंट्स के साथ हम लोग मिलकर चर्चा करेंगे। आपके क्वेश्चंस आएंगे मेरे पास, वो एक अलग मैटर है। तो लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम लोगों ने बार बार इस बात को अपने देश के अंदर सुना है कि आखिरकार अगर वैश्वीकरण नहीं होता, भूमंडलीकरण नहीं होता, तो क्या कोरोना महामारी हमारे देश को टच कर पाती, ये बात जमकर उठी। और बार बार हम लोगों ने कईयों बार इस बात को मान लीजिए कई बार हमने मजाक के तौर पर जोक के रूप में भी सुना, कई बार हमने सिंसियर टॉक के रूप में भी सुना कि लोग बाहर गए थे और फ्लाइटों में पीठ पर लाद कर वायरस को ले आए और आज ये वायरस हमारे गांव देहात तक पहुंच गया। तो ऐसे बहुत सारी बातें हम लोगों ने कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर सुनी है बेटा, है ना, कि लोग गए, वैश्वीकरण था, लोग तो पैसा कमाने गए थे और फ्लाइटों में बैठकर पीठ पर लाद कर इस वायरस को ले आए। अगर वैश्वीकरण ना होता तो संभवतः इस महामारी का इम्पैक्ट भारत के अंदर होता ही नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर हम बात करें तो भारत के अंदर एक तो जलवायु का प्रभाव था, इंडियन जो स्पाइसेस हैं, भारतीय मसालों का ऐसा प्रभाव था कि यह महामारी हमको छू नहीं पा रही थी। हम वैसे ही इतनी स्वच्छता का पालन करने वाले लोग थे, हम तो डिस्टेंसिंग की बात करते हैं लोग, पर हम तो वैसे ही सोशल डिस्टेंसिंग में रहने वाले लोग थे। हम वैसे ही गले नहीं मिलते थे, हाथ नहीं मिलाते थे, हम वैसे ही नमस्कार और प्रणाम करने की संस्कृति को आगे बढ़ाने वाले लोग थे। हम वैसे ही अपने जूते चप्पल घर के बाहर उतारते ही थे, हम वैसे ही खाने से पहले हाथ मुंह धोते ही थे, यह हमारी आदत थी। तो हम लोगों ने ऐसी बातों को बहुत किया। तो मैंने स्पेसिफिकली इसीलिए बताया कि एक और हम लोग इसको बात करेंगे इकोनॉमिक परसेप्शन से। हम लोग जब बात करेंगे एलपीजी को तो वी विल डिस्कस इन द कंटेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक परसेप्शन, है ना। बट आई एम टेलिंग यू जस्ट बिकॉज ऑफ कि आई विल टेल यू इन द बेसिकली सम अदर एस्पेक्ट लाइक इन सोशल एस्पेक्ट ऑल्सो। तो मैं उसमें भी आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी कि अब जो वैश्वीकरण आया है, क्योंकि बेटा देखो अगर मैं इस पूरे टॉपिक में बात करूं इकोनॉमी में, तो ये तो हम लोग एक पाठ्यक्रम की बात कर ही रहे हैं और पूरे पाठ्यक्रम से अगर हम लोग आगे बढ़ जाएं मान लीजिए और अपने नेक्स्ट सेक्शन की ओर भी आए, तो एक बात हम लोग को बहुत अच्छी तरह यहाँ समझ कर चलनी है। इकोनॉमी आज की डेट में जब पूछा जाता है तो आपको मैं इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉक, आई होप सो कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा बेटा, ठीक है। आप प्लीज बेटा किसी बात को छोड़िएगा मत, ठीक है। मैं जो भी बोर्ड के ऊपर लिख रही हूँ आप सारी बातों को बहुत अच्छी तरह कहीं ना कहीं नोट डाउन करते जाइए, ताकि अगर कल को मेरे दिमाग से कोई बात निकले तो एटलीस्ट आप मुझे याद करा सकते हो कि मैडम फर्स्ट डे में आपने ये भी बात करने के लिए हमसे कहा था, ठीक है, ईमानदारी से। चलिए अब देखिएगा, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम पाठ्यक्रम की बात करें तो जहां पर हमारे टॉपिक का नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था, आपको पता है कि वैसे अगर हम लोग पीटी की बात करें, प्रीलिम्स की बात करें, अगर हम लोग प्रारंभिक परीक्षा की बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा में हमारे इस टॉपिक का नाम क्या दिया गया है, तो आप ध्यान देंगे और इसे भी कहीं ना कहीं नोट डाउन करेंगे, और इसका नाम है सामाजिक तथा आर्थिक विकास। ये बेसिकली हमारे टॉपिक का नाम है, ध्यान देंगे, सामाजिक तथा आर्थिक विकास। ये हमारे इस टॉपिक का नाम बेसिकली रखा गया है किसमें, पीटी के लिए। और पीटी के साथ साथ ही अगर हम लोग बात करें तो साथ ही साथ अगर पूरे मेंस तक हम लोग इसको लेकर जाते हैं तो मेंस तक में या आपको पता है कि कहने के लिए कि वी आर स्टडिंग भारतीय अर्थव्यवस्था, पर एक्चुअली भारतीय अर्थव्यवस्था किसके बारे में बात कर रही है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था भी सामाजिक दायरे में ही तो रहकर बात कर रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था को हम लोग कहाँ पर पढ़ रहे हैं बेटा, हम लोग अर्थव्यवस्था या कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं उसको हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, इस बात को आज आपको फर्स्ट डे की क्लास में बार बार मैं कह रही हूँ बहुत अच्छी तरह समझना है। अगर आपको एक बार रोड मैप समझ में आ गया,
एक बार टॉपिक पढ़ने का तरीका बेटा समझ में आ गया, आप ये मान कर चलिए कि आपके मार्क्स से आपको कोई भी दूर नहीं कर सकता है। आई बात समझ में? तो मैंने आपको यहाँ पर यही चीज बताई कि अब इसका टॉपिक का नाम क्या है, सामाजिक तथा आर्थिक विकास। तो सामाजिक आर्थिक विकास मतलब समाज के दायरे में रहकर ही तो अर्थ काम करता है, सामाजिक दायरों में रहकर ही तो आर्थिक व्यवस्था काम करती है। तो सबसे इंपॉर्टेंटली ये है कि इकोनॉमी में किसी भी टॉपिक का इम्पैक्ट आखिरकार सामाजिक व्यवस्था के ऊपर, होल इंडियन सोसाइटी के ऊपर, होल वर्ल्ड के ऊपर क्या पड़ता है। आप समझ लो कि इसका अध्ययन आपको बहुत अच्छी तरह करना है और समझना है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि मैं आपको साथ ही साथ बहुत सारे मुख्य परीक्षा के प्रश्न भी बताऊंगी, और बेसिकली जो 18 में आए हुए, 17 में, 16 में, मैं उन्हीं प्रश्नों के आधार पर भी यदि आपसे चर्चा करूंगी। आप पहचान नहीं पाओगे, आप डेफिनेटली यू विल डिस्कस, आप ये डिस्कस करोगे कि यह क्वेश्चन क्या रियली भारतीय अर्थव्यवस्था के नाम पर पूछा गया है, या यह क्वेश्चन कहीं सामाजिक या किसी अन्य व्यवस्था के नाम पर पूछा गया है, या अन्य किसी विषय के नाम पर पूछा गया। तो आपको अच्छी तरह से समझकर चलना है। अच्छा, पाठ्यक्रम में थोड़ा सा याद रखेंगे कि आप 2 टॉपिक और थोड़ा सा नोट करेंगे यहाँ पर। अभी हम लोग पाठ्यक्रम के ऊपर ही बात कर रहे हैं, तो जैसे जैसे दिमाग में आता जा रहा है मैं आपको वैसा वैसा यहाँ पर बताती जा रही हूँ। तो पाठ्यक्रम में 2 बातों पर आप और ध्यान देंगे, वो है गरीबी और बेरोजगारी। तो 2 टॉपिक को आप प्लीज और नोट डाउन करेंगे, दैट इज पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो गरीबी और बेरोजगारी को, निर्धनता और बेरोजगारी टॉपिक को भी आप यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो 2 टॉपिक, और जैसे जैसे अगर मुझे लगेगा कि एक आध टॉपिक मुझे और याद आ रहा है तो मैं वो भी आपको यहाँ पर बता दूंगी। ठीक है, तो इस तरीके से मैं आपको पहले पूरा पैटर्न बता रही हूँ कि क्या पैटर्न है। तो प्रारंभिक परीक्षा में जो इसका नाम दिया गया है वह दिया गया है सामाजिक तथा आर्थिक विकास नाम से दिया गया है। तो अर्थ के साथ साथ आपको सामाजिक व्यवस्था के ऊपर भी ध्यान देना है। चलिए अब हम लोग दूसरी बात करते हैं, आखिरकार कि पाठ्यक्रम तो ठीक है, पाठ्यक्रम तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, लेकिन कुछ बातें उसके साथ भी अन्य तरीके से भी बहुत आवश्यक हो जाती हैं हम लोग के लिए समझना। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं आपको बात करूं कि हमारा दूसरा सेक्शन था कि बेसिकली यूपीएससी में इसका संदर्भ क्या है ना। अगर हम लोग यूपीएससी में बात करें तो आखिरकार कितना इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो यूपीएससी की अगर मैं आपसे बात करूं तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यदि मैं बात करूं आपसे कि यदि प्रारंभिक परीक्षा में अगर मैं आपसे कहूं कि लगभग, अगर मैं टोटल क्वेश्चंस की बात करूं तो 20 से 25 प्रश्न सीधा प्रारंभिक परीक्षा से पूछे जाते हैं। अगर मैं मुख्य परीक्षा की आपके साथ चर्चा करूं और अगर मैं आपसे कहूं कि मुख्य परीक्षा में लगभग 7 से 8 प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं तो भी शायद कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। तीसरी बात, अगर मैं आपसे कहूं कि साक्षात्कार में या पर्सनालिटी डेवलपमेंट में अगर मैं बात करूं तो वह समसामयिकी आधार पर, यदि मैं बात करूं तो समसामयिकी आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। और ऑब्वियसली समसामयिकी आधार पर जो प्रश्न होते हैं वो सदैव 2 सेक्शंस के बेसिस पर ही पूछे जाते हैं, हमेशा याद रखिएगा। एक तो होता है आर्थिक भाग से क्वेश्चन और हमेशा याद रखिएगा दूसरा होता है सामाजिक भाग से क्वेश्चन। ये हमेशा आप मेरी बात को बहुत अच्छी तरीके से प्लीज ध्यान में रखकर चलेंगे। ये पैटर्न मैंने आपके सामने यहाँ पर रखा है। तो प्रारंभिक परीक्षा में मैंने आपसे बोला कि यदि मैं आपसे बात करूं कि लगभग 20 से 25 प्रश्न आते हैं। अच्छा, और यदा कदा मैं आपसे कह दूं कि अगर मैं उसमें योजनाओं के भाग को भी शामिल कर दूं, सपोज दैट, मतलब अगर जैसे उसमें जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के प्लान्स पूछे जाते हैं, अगर मैं उन प्लान्स को भी इसके अंदर ऐड कर दूं तो मैं ये कहूंगी कि 25 से 30 क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमी नाम के पार्ट से आते हैं। तो यह मुझे नहीं लगता कि कोई अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। ठीक है,
आप इसे आराम से चेक कर सकते हो, किसी भी ईयर के पेपर में आप इसे चेक कर सकते हो। तो कम से कम मैंने बोला कि 20 से 25 तो आएंगे। मतलब कन्वेंशनल पार्ट से अगर मैं बता दूं, किसी भी विषय के दो पार्ट होते ही होते हैं, आपको पता है। एक होता है ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल पार्ट और दूसरा होता है उसका जो करंट का या फिर मॉडर्न पार्ट होता है। तो कन्वेंशनल पार्ट से आप ये मान लीजिए कि इकोनॉमी में सीधा 12-15 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। बाकी का आप ले लीजिए कि जैसे अभी पैंडेमिक चल रहा है, इन्फ्लेशन रेट हाई है, तेल की कीमतें बढ़ी हुई हैं, एमएसएमई सेक्टर में बहुत सारा काम हुआ है, विमेन के लिए बहुत सारा काम हुआ है। तो आप ये मानकर चलो कि कहीं ना कहीं 7 से 8-10 प्रश्न वहां से कवर होंगे। बैंकों का विलय किया जा रहा है, आपको पता है, ठीक है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो इसमें बहुत अच्छी तरीके से पूछे जाते हैं, ठीक है। अच्छा, बैंक से मुझे याद आया कि एक सेक्शन जो आपके पाठ्यक्रम में छूट रहा है, कुछ नहीं छूटेगा। प्रॉपर तरीके से जो आपको पीडीएफ मिलेगी बेटा, वो प्रॉपर तरीके का सिलेबस होगा जिसमें बैंकिंग सेक्टर, शेयर मार्केट, एवरीथिंग सब कुछ इंक्लूड होगा, ठीक है। तो आपको बिल्कुल घबराने और चिंता करने की पाठ्यक्रम को लेकर बिल्कुल जरूरत नहीं है, वो आप मुझ पर छोड़ दें, अकेडमी के ऊपर छोड़ दें। बस आपको तो आना है और क्लास लेना है, तो आप वो बिल्कुल छोड़ दें, तो आपको वो पीडीएफ के थ्रू मिलेगा, ठीक है। तो मैंने बोला कि यह कोई अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन नहीं होगा कि अगर मैं आपसे कह दूं कि 25 से 30 प्रश्न भी इकोनॉमी से कहीं ना कहीं कवर किए जाते हैं। दूसरा, यदि मैं आपसे बात करूं कि मुख्य परीक्षा, तो मेंस में जैसे कि आपको पता है कि मेंस का तो अपना एक पैटर्न है बेटा, और बेसिकली जो भारतीय अर्थव्यवस्था आपको पता है वो GS 3 में कवर होता है। तो आपको पता है कि यूपीएससी में जो ये कवर होता है वो बेसिकली सामान्य अध्ययन 3 में ये कवर होता है, ये आपको अच्छी तरीके से पता है। और ऐसा हर पेपर जो होता है वो 250 मार्क्स का होता है। तो यह तो छोटी छोटी बातें जो आपको बताने की भी मुझे लगता आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको यहाँ पर बताया। तो ये जो यूपीएससी में आपको पता है कि पेपर वाइज, सेक्शन वाइज, ये तो सारा बांटा ही गया है। तो बेसिकली जो इकोनॉमी आता है वो आपके 3rd में आता है, ठीक है। और जो इसमें 250 मार्क्स में से आप ये मानकर चलो, मैं मिनिमम से मिनिमाइज करके आपको बता रही हूँ, मिनिमाइज भी, तो 7 to 8 क्वेश्चंस जो हैं वो कवर होंगे ही होंगे कहीं ना कहीं भारतीय अर्थव्यवस्था सेक्शन से। तो 7 से 8 प्रश्न पूछेंगे ही पूछेंगे। तो वो तो चलिए एक मान लीजिए 250 में ये तो हर सेक्शन का अपना अपना बटा हुआ है, तो लगभग मान लीजिए कि उतना हर सेक्शन कवर करता है। मेन इश्यू बन जाता है पीटी, और दूसरा मेन इश्यू बन जाता है साक्षात्कार, क्योंकि मेंस में मैं बार बार बोल रही हूँ वो इक्वल वेटेज ही देते हैं सारे पेपर्स को बेटा। ये हमारी गलतफहमी है कि वो हिस्ट्री को ज़्यादा देंगे, इकोनॉमी को ज़्यादा देंगे, साइंस को ज़्यादा देंगे या ज्योग्राफी को ज़्यादा देंगे। नहीं बेटा, एकदम रॉन्ग। कहीं एक आध क्वेश्चन का आगे पीछे कुछ हो सकता है, ठीक है। बाकी आप ये मानकर चला मेंस में लगभग वो इक्वल वेटेज हर पार्ट को देते हैं, हर सब्जेक्ट को देते हैं। अब ये तो आपकी मास्टरी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितनी मास्टरी से, जिसमें आपकी रुचि थी, जिसमें आपकी योग्यता थी, जिसमें आपकी दक्षता थी, तो आपने आंसर राइटिंग कितने अच्छे तरीके से किया है। लेकिन लगभग इक्वल पोर्शन वो सबसे पूछते हैं, इक्वल क्वेश्चंस वो सबसे रेज करते हैं। तो यहाँ पर तो मैं नहीं कहूँगी कोई डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर यूपीएससी हम लोगों के साथ करता है। डिस्क्रिमिनेशन वो जो करता है वो पीटी में करता है और इंटरव्यूज में करता है। इंटरव्यू में मान लीजिए कि लगभग अगर मैं आपसे बात करूं तो जब वो आपका पर्सनैलिटी टेस्ट लेता है, उस पर्सनैलिटी टेस्ट में आपको पता है कि बेसिकली जो उनके क्वेश्चंस होते हैं पैनल्स के, तो पैनल्स के क्वेश्चन जो होते हैं वो करंट के बेस पर होते हैं। तो मैं बहुत सारी अकेडमीज के लिए एक्चुअली इंटरव्यूज पैनल्स में बैठती हूँ, यूपीपीसीएस के लिए भी, यूपीएससी के लिए भी। तो आई हैव ऑलवेज सीन कि जो हमारा पैनल या चेयरपर्सन या हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, हम लोग का जो मेन फोकस होता है ना बेटा, वो 2 ही चीजों पर होता है जो आपके सामने यहाँ पर है। एक तो आर्थिक इकोनॉमिक भाग क्या है, तो वही वापस से जैसे कि योजनाओं पर फोकस बहुत होगा सेंट्रल गवर्नमेंट की, है ना, जो यूपीएससी में मेन अगर यूपीपीसीएस को स्टेट दे रहा है तो स्टेट का पूछा जा सकता है। लेकिन मान लीजिए अगर हम ऑब्वियसली यूपीएससी की बात कर रहे हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट की, यूनियन गवर्नमेंट के क्या क्या प्लान्स है, प्लानिंग्स हैं, उस तरीके के क्वेश्चंस हो गए, है ना, या फिर सोशल पार्ट वो बहुत पूछ लेते हैं।
तो बेसिकली जो इंटरव्यू डिपेंड करता है वो बेसिकली करता है इकोनॉमिक और सोशल सेक्शंस के ऊपर। मैंने आपसे कोई गलत बात नहीं की कि सिर्फ इकोनॉमिकली ही करता है, ऐसा कहना भी आप स्टूडेंट से झूठ होगा, ठीक है। तो ये दोनों पार्ट से, ऐसा भी नहीं है बेटा कि तीसरा कोई पार्ट नहीं होगा। तीसरा ऑब्वियसली बात है कि आपका ऑप्शनल जो आपने लिया हुआ है, तो ऑप्शनल पर तो बहुत फोकस होता ही है, तो उससे तो पूछेंगे ही पूछेंगे। लेकिन लगभग मैंने आपको बताया है एक बात यहाँ पर कि लगभग जो उनका फोकस होता है वो अच्छा खासा जो करंट में चीजें चल रही हैं उन पर भी उनका फोकस होता है। तो इस तरीके से यूपीएससी में अगर हम बात करें तो फिर मैं वापस रिपीट करूंगी, हर टॉपिक का वेटेज है, हर टॉपिक का, है ना। मैटर होता है कि व्हेन यू आर गोइंग टू बी सिलेक्ट द एन ऑप्शनल, अगर आप कोई ऑप्शनल लेने जा रहे हो तो हम कह सकते हैं कि चलिए किसी का वेटेज ज्यादा हो सकता है, किसी का वेटेज थोड़ा कम हो सकता है ना। लेकिन अगर हम लोग सपोज दैट जीएस की बात कर रहे हैं तो जीएस में तो मान लीजिए कि हमको सारी चीजों को बिल्कुल एक साथ पढ़ना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है और सब पर बराबर फोकस करना है। हाँ, जहां ऑप्शनल की बात होती है तो थोड़ा इंटरेस्ट की बात है कि आप सोशियोलॉजी लेने वाले हो या फिर ज्योग्राफी लेने वाले हो, एंथ्रोपोलॉजी लेने वाले हो, हिस्ट्री लेने वाले हो, है ना, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आप लेने वाले हो, पॉलिटिकल साइंस, तो वहां पर है। लेकिन यहाँ तो सारी चीजों को पढ़ना है, लेकिन वेटेज आपको इसलिए बताया गया है कि जब आप पढ़ने बैठो तो आपका इंटरेस्ट इसमें बहुत अच्छी तरीके से होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब देखिए, तो ये आपको मैंने पूरा पैटर्न बता दिया है। इस तरीके से पूरा एक पैटर्न होता है और इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं प्रारंभिक परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में, और इस तरीके से जो मैंने बोला आपका पर्सनैलिटी टेस्ट में, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो मुझे लगता है स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए, और वो तीसरा पार्ट मुझे यहाँ पर लगता है कि वो तीसरा पार्ट आप स्टूडेंट्स के लिए होता है कि यदि मान लीजिए हम लोग बात कर रहे हैं कि रेफरेंस बुक्स, है ना, हम लोग संदर्भित पुस्तकें कौन कौन सी लेंगे, ठीक है। तो संदर्भित विषय सामग्री, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए कि संदर्भित विषय सामग्री कौन सी होगी, है ना। अब हम लोग इसमें बड़ा डिलेमा है बेटा। बेसिकली मैं बताऊं, ये सेक्शंस मेरे लिए सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट होता है आप स्टूडेंट्स को बताने के लिए। मेरे लिए कंफ्यूजिंग इसलिए नहीं होता है, मेरे लिए कंफ्यूजिंग इसलिए होता है कि अगर सपोज दैट मैं एक बुक सजेस्ट कर रही हूं आप लोगों को, तो कईयों बार मैंने देखा कि 4 स्टूडेंट ये कहते हैं कि पता नहीं ये मैडम बुक अच्छी नहीं है। चलिए ठीक है, अगर मैंने सपोज दैट दूसरी बुक बता दी तो अगले 4 स्टूडेंट्स हम लोगों से कहते हैं कि अरे अब ये भी बुक अच्छी नहीं है, इसमें हमें ये नहीं मिला। तो बेसिकली मैं एक बात आज आपको बता देती हूँ अच्छी तरीके से कि जब आप यूपीएससी पढ़ने जा रहे हो तो बुक तो आप मानकर चलिए कि उसमें कोई भी प्रॉपर तरीके से आपके लिए पर्याप्त नहीं है। इस बात को पहले तो आप गांठ बांध ले अच्छी तरीके से। और आपको जो पढ़ना है एक्चुअली वो लगभग 3 से 4 बुक से पढ़ना है, और वेरी इंपॉर्टेंटली कि आप कितने अच्छे तरीके से क्लास लेक्चर्स को लेते हैं, कितने अच्छे तरीके से क्लास को आपने सुना है। तो मेरा वेटेज बुक्स के ऊपर रहता है बेटा, ऑब्वियसली कि एक रेफरेंस बुक आपको चाहिए, एक अच्छे थिंकर की बुक आपको चाहिए। तो उसके लिए देखिएगा लगभग मार्केट में जितनी अच्छी बुक्स हैं, मैं आपको सबके नाम यहाँ पर बता देती हूँ, मैं किसी का भी नाम आपसे यहाँ से छुपाऊंगी नहीं। वेरी फर्स्ट डे की क्लास है आज हमारी, और मैं चाहूंगी आपको सब कुछ पता चल जाए, सारी बुक्स आपको बताओ। तो एक तो देखिए रमेश सिंह की बुक है, ठीक है। दूसरी जो बुक है वो लाल एंड लाल की है। तीसरी बुक जो है वो दत्त एवं सुंदरम की है, और चौथी बुक जो है वह है संजीव वर्मा की। बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगर हम बात करें तो वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज NCERT। तो NCERT दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, है ना। स्पेसिफिकली आपको जो इसको पढ़ना है दैट इज फॉर द 9th एंड 10th के लिए आपको पढ़ना है। तो आप देख लें, रमेश सिंह, लाल एंड लाल, दत्त एंड सुंदरम, संजीव वर्मा, these are the books NCERT। and the last one that is कोई भी न्यूज़पेपर जो आपको पता है या मासिक पत्रिका, ठीक है,
तो कोई भी करंट की मैगजीन जो भी आपको सूट करती हो, इसमें भी मेरा आपसे कोई विवाद नहीं है, क्योंकि यह पूरी तरीके से स्टूडेंट्स की बात है कि स्टूडेंट्स इसमें से किसको प्रेफर करता है। मैं देखिएगा एक बार बुक्स के नाम आपको बहुत अच्छी तरीके से वापस से यहाँ रिपीट कर देती हूँ। तो बुक्स के नाम जो संदर्भित विषय सामग्री मैं बता रही हूँ, उसमें बुक्स के नाम मैं आपको बहुत अच्छी तरह बता देती हूँ फिर से। एक तो मैंने यहाँ पर लिखा है रमेश सिंह, तो आप आराम से नोट डाउन कर लीजिए रमेश सिंह, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चंस बार बार उठते हैं और लास्ट क्लासेस तक उठते रहते हैं, बच्चे ऐड होते जाते हैं और ऐड होते होते पूछते चले जाते हैं, ठीक है, कि कौन सी बुक। तो आप बेटा आज अच्छी तरह से नोट डाउन कर लें। एक तो रमेश सिंह है, दूसरा लाल एंड लाल है, लाल एंड लाल, तीसरा दत्त एंड सुंदरम, चौथा संजीव वर्मा, ठीक है, और पांचवी है NCERT की 9th और 10th की। अब इसमें भी बच्चों का डिलेमा होता है कि नई वाली पढ़ें कि पुरानी वाली पढ़ें। तो जो भी आपको सूट करती है वो आप इसको पढ़ सकते हो, आप इसको नई भी पढ़ सकते हो और पुरानी भी पढ़ सकते हो। देयर इज नो एनी इशू, जो आपको मार्केट में अच्छी तरह अवेल हो जाए, ओल्ड हो जाए तो ओल्ड पढ़ लीजिए, पुरानी के साथ साथ अगर नई मिल जाए तो नई का थोड़ा सा ये कि डाटा को लेकर थोड़ा सा अच्छे तरीके से क्लैरिटी हो जाती है। तो नई पुरानी में से जो भी आपको मिल जाए आप आराम से इसको यहाँ पर ले सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से, और मासिक पत्रिका जो मंथली मैगजीन है वो आप कोई भी ले सकते हो, तो मासिक पत्रिका का कोई इशू नहीं है। वापस से मैं बोल रही हूँ, उसमें जो भी आपको सूट करती है, हमारे मलूका सर की कोई है, उनका कोई गाइडेंस है वो ले लीजिए, ठीक है। आप कोई भी बुक पढ़ते हो, प्रतियोगिता दर्पण पढ़ते हो, अरिहंत पढ़ते हो, तो जो भी आप पढ़ते हो आप उसको आराम से ले सकते हो और पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये जो बुक्स हैं इसमें जो मेरी ओर से आपको प्रेस्क्राइब्ड है, मेरी पर्सनली अपनी ओर से जो मैं आपको प्रेस्क्राइब करूंगी या प्रेस्क्राइब करूंगी वो मैं NCERT करूंगी बेटा। एक तो NCERT मंथली मैगजीन, बाकी इन चारों में से मेरी ओर से पर्सनली प्रेस्क्राइब कुछ नहीं है। मैंने बुक्स के नेम आपको बता दिए हैं। नाउ डिपेंड्स ऑन यू कंप्लीटली कि आपको कौन सी बुक अच्छी लगती है बेटा, सूट कौन सी करती है। मैं बोलूंगी दत्तन सुंदरम तो आप बोलोगे रमेश सिंह, मैं बोलूंगी रमेश सिंह बेटा तो आपको लगेगा लाल लाल। बट एक बात मैं इंपॉर्टेंटली बोलूंगी, आप NCERT पढ़ो बेटा, जो तरीके की बात है आप NCERT अच्छी तरीके से पढ़ो, आपका बेसिक वहां पर क्लियर होना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। बाकी मैं बार बार रिपीट करूंगी, हमारी क्लासेस और हमारे क्लास के नोट्स दे विल बी एडिक्वेट फॉर यू, वो आपके लिए एकदम पर्याप्त होंगे, एकदम गारंटी है। तो जैसे कि हम लोग अपने मलूका IAS में एकदम गारंटेड बोलते हैं कि प्रीलिम्स है, मेंस है ना, बिल्कुल मैं भी इस बिहाफ पर बोल रही हूँ अपनी इस एकेडमी के अंदर कि एकदम गारंटेड है बेटा कि मेंस में आपका एक क्वेश्चन नहीं चूकेगा, एक क्वेश्चन, ये मेरी फुल गारंटी आज आपको फर्स्ट डे की क्लास में अपने बिहाफ पर, कि अगर मान लीजिए 7 से 8 क्वेश्चंस मेंस में आते हैं, एकदम गारंटी है बेटा, तो एक भी क्वेश्चन मैं आपको ये बता सकती हूँ आउट ऑफ द सिलेबस नहीं होगा। हाँ, एक आध क्वेश्चन बस ऐसा हो सकता है जो कहीं उस समझ में आपके ना आ पाए, बाकी 99.9% एकदम गारंटेड मैं आपको पढ़ा रही हूँ, एकदम गारंटेड कि इसमें से एकदम मतलब आप फुल फ्लैश मान के चलो। और क्वेश्चंस का जो पैटर्न मैं आपको क्लासेस के अंदर दूंगी जो प्रैक्टिस के लिए, आप स्वयं ही समझ जाएंगे कि बस मैडम ने हमारी समस्या आदि हल कर दी है। अब रही बात PT की, तो PT में भी हम लोग की बिल्कुल गारंटी है कि आपको मैं जो भी क्लास में पढ़ाऊंगी बिल्कुल सिलेबस वहां से आएगा। बस आपको जो मेरा सपोर्ट करना है इसमें, इस 100% गारंटी में आपको बस इतना सपोर्ट करना है कि मेरी ओर से इस प्रिस्क्राइब्ड आपको NCERT अच्छा पढ़े, और करंट पर आपको सिर्फ करंट पर फोकस करना है। तो मेरी ओर से आज फर्स्ट डे की क्लास में बस आपको इतना ही सजेशन है बेटा एज एन इकोनॉमी फैकल्टी कि आप जो ध्यान दें वो NCERT को अच्छी तरीके से एकदम पी लें घोल कर, फिर उसके बाद 11th-12th की ओर बढ़ जाएं, 9th-10th के साथ साथ आप 11th-12th की ओर भी आ जाएं, ठीक है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो कंप्लीट करना होगा वो किसको कंप्लीट करना होगा, 9th और 10th को, फिर 11th और 12th में आ जाए। हालांकि जो इसमें 11th और 12th है वो बेसिकली इकोनॉमिक्स कवर करता है, तो 9th और 10th बेसिकली इंडियन इकोनॉमी कवर करता है, और जो 11th और 12th है वो बेसिकली कवर करता है
इंडियन इकोनॉमिक्स कवर करता है और ये इंडियन इकोनॉमी। लेकिन कोई इशू नहीं है, आप पहले 9th और 10th कवर कर ले बेटा, ताकि आपके बेसिक से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देन यू विल कम, आपको जो आना है फिर वो आप आओगे 11th और 12th के ऊपर। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो आपको मेरी ओर से फर्स्ट डे की क्लास में ये सारी बुक्स लेकिन आपको बता दिए गए हैं, और बाकी जो भी मटेरियल मेरी ओर से मिलेगा पीडीएफ के फॉर्मेट में मिलेगा, जो भी क्लास में आपको सजेशंस मिलेंगे, क्लास नोट्स मिलेंगे, बस बेसिकली आपको जो फोकस करना है वो उसी के ऊपर करना है। तो एकदम गारंटीड है आज ये फर्स्ट डे की क्लास में। तो ये था आपके लिए पूरा रोड मैप कि फर्स्ट डे की क्लास में क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, क्या इंट्रोडक्शन था, ये मैंने आज आपको पूरा दे दिया। अब नाउ क्या है, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। ठीक है, अब आपको रोड मैप पता चल गया है, सिलेबस पता चल गया है, आपको बुक्स पता चल गई हैं, अब सब कुछ क्लियर है। ठीक है, अब हमें जो सीधा बढ़ना है वो फास्टली आज ही से अपने सिलेबस की ओर बढ़ना है। ठीक है ना, तो फास्टली आज से ही हमको 1 मिनट बर्बाद किए बिना अपने सिलेबस की ओर मूव करना है, क्योंकि सिलेबस हमारे इकोनॉमी का बड़ा है ना, तो समय तो कम नहीं है, हाँ, लेकिन सिलेबस जरूर बहुत बड़ा है। अच्छा, और कोई भी अगर आप स्टूडेंट का क्वेश्चन है बेटा इस इंट्रोडक्टरी क्लास को लेकर, सिलेबस को लेकर, सिलेबस का वेट करना पड़ेगा एक आध दिन, उसके लिए मैं आपको पीडीएफ अवेल कराऊंगी, और उसके बाद अगर कोई डाउट सिलेबस को लेकर होता है तो डैम श्योर आप मुझसे पूछ सकते हो। बाकी इस बुक्स को लेकर अगर आपको कोई डाउट हो वो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो कोई भी ऐसा डाउट है वो आपका यहाँ पर क्लियर किया जाएगा, उसमें कहीं कोई इश्यू नहीं होगा। ठीक है, तो आप एकदम फ्री होकर आराम से पढ़ें बेटा, बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, मन लगाकर चलिए। अब नाउ हम लोग को स्टार्ट करना है, बेसिकली आज ही से अपने इस टॉपिक को मूव करना है, सिलेबस की ओर बढ़ना है हम लोग को, और देखना है कि आखिरकार इंडियन इकोनॉमी में पहला टॉपिक जो बात हम लोग यहां पर कर रहे हैं कि अर्थशास्त्र का परिचय, और ये जो टॉपिक है ये टॉपिक फर्स्ट है, अर्थशास्त्र का परिचय, ये टॉपिक 1 है, और यहीं से आज हम लोग शुरू कर रहे हैं अपने इस टॉपिक की शुरुआत। ठीक है, अब देखिए 2 शब्द हैं हमारे पास यहां पर, एक शब्द है हम लोग के पास वह है अर्थशास्त्र, और दूसरा शब्द हमारे पास है वह है अर्थव्यवस्था। इसको हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक्स, इसको हम लोग कहते हैं इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था। अगर दोनों में हम लोग कुछ कॉमन निकालें तो दोनों में कॉमन क्या निकल कर आता है, ये आपको दिख रहा है आप, तो दोनों में कॉमन निकल कर आता है वो है अर्थ, धन, वित्त, पैसा, मनी या इकोनॉमी। यस, ठीक है, तो इन सब में जो कॉमन, दोनों में एक शब्द दिखेगा वो है कॉमन, और वह है अर्थ। लेकिन एक अर्थ के शास्त्र की बात करता है और दूसरा अर्थ को व्यवस्थित करने की बात को करता है, तो दोनों में जमीन आसमान से बड़ा अंतर है। मैंने बोला एक अर्थ का शास्त्र है ना, शास्त्र शब्द जब भी कहीं लगता है, शास्त्र शब्द जब भी कहीं ऐड होता है, तो आपको एक चीज पता है कि शास्त्र का मतलब क्या होता है, एक बहुत ही वृहद विषय। ठीक है, एक इतना बड़ा विषय कि जिसमें बहुत सारी चीजें समाई हुई हैं। अब वो चीजें कौन कौन सी है जो शास्त्र के अंदर समाई है, उस वृहद विषय के अंदर समाई है, जैसे कि नियम,
है ना, आप कहीं नोट डाउन भी कर सकते हो, नहीं तो मैं इसको लिखवा भी दूंगी। जैसे कि नियम, जैसे कि अवधारणा, जैसे कि मूल्य, ठीक है, तो ये सारी चीजें उसके अंतर्गत ऐड होती है। तो जब भी हम लोग किसी शास्त्र की बात करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग को एक बात पता होती है कि हम लोग बहुत डेप्थ में जाकर बात कर रहे हैं, हम लोग बहुत डीप में जाकर बात कर रहे हैं और बहुत गहराई से संभवतः उस विषय का अध्ययन हम लोग करने वाले हैं। तो जब हम अर्थ से संबंधित ऐसे नियमों की, मूल्यों की, अवधारणाओं की बात करते हैं तो वह क्या बन जाता है? अर्थशास्त्र। एकदम बेसिक लेक्चर में आपको दे रही हूं, यह मानकर कि आपको यह भी नहीं पता कि अर्थव्यवस्था क्या है और अर्थशास्त्र क्या है। तो एकदम जमीन से मैं इस बात को आज आपको उठा रही हूं ताकि आपको पता चल जाए कि बेसिकली दोनों के बीच में आखिरकार डिफरेंशिएशन क्या है। तो हमारे ही एकेडमी में ये फील है बेटा, अदरवाइज हम कहीं भी जाते हैं पढ़ने के लिए तो सीधा आप ये मानकर चलो वहां पर सीधा आगे बढ़कर नेशनल इनकम से 99% इकोनॉमी शुरू कराई जाती है, ठीक है। बट यहाँ पर स्पेसिफिकली मलूका सर का मुझसे कहना यही था कि एकदम नया टॉपिक शुरू हो रहा है और एकदम आप जमीन से जुड़ी हुई बातें बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि बच्चों को एकदम जो मतलब एकदम ग्रासरूट लेवल से चीजें हैं ये मानकर कि बच्चों को इकोनॉमी का ई भी नहीं पता और उनका जो बेसिक है वो क्लियर हो पाए, ठीक है। तो एकदम बेसिक बात है, उसको आराम से आप स्टूडेंट्स यहाँ पर सुनेंगे। तो मैंने आपको बताया कि जब कोई विषय बहुत वृहद होता है, बहुत गहराई में होता है तथा नियमों, मूल्यों, अवधारणाओं की बात करता है तो वह शास्त्र कहलाता है। तो राजनीति शास्त्र हो गया, समाज शास्त्र हो गया, नीति शास्त्र हो गया और अर्थ शास्त्र हो गया। क्लियर है? तो मैंने एग्जाम्पल दिए। तो समाज का पूरा गहराई से अध्ययन करने वाला विषय समाज शास्त्र, नीति नियमों के विषय से या विषयों से अवगत कराने वाला शास्त्र नीति शास्त्र हो गया, रसायनों से पूरी तरह अवगत कराने वाला शास्त्र रसायन शास्त्र हो गया, है ना। राजनीतिक नियमों से, राजनीतिक पूरे एक महकमे से हमको अवगत कराने वाला विषय राजनीति शास्त्र हो गया और अर्थ से संबंधित तथ्यों की जानकारी देने वाला विषय क्या हो गया? अर्थशास्त्र हो गया। लेकिन बेसिकली हम लोग बात करते हैं कि जब हमारा सिलेबस है तो दैट इज आपके सामने ही लिखा हुआ है, वह क्या है? इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था। तो हमने जब लिखा है तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग अच्छी तरीके से कि यहाँ पर अर्थव्यवस्था लिखा हुआ है एंड ऑब्वियसली आपका एक क्वेश्चन निकल कर आना चाहिए कि आखिरकार अर्थशास्त्र और फिर अर्थव्यवस्था में बेसिक सा डिफरेंस क्या होगा, है ना। और अगर दोनों ही विषय अर्थ की ही बात करते हैं, है ना, तो आखिरकार दोनों में ऐसा क्या अंतर स्पष्ट हम कर सकते हैं कि क्लियरली हमें समझ में आ जाए कि अर्थशास्त्र क्या है और अर्थव्यवस्था क्या है। तो समझेंगे और सुनेंगे यहाँ पर अच्छी तरीके से। तो यह मैंने आपको दी अर्थशास्त्र की एक छोटी सी डेफिनेशन। अब समझिएगा हम व्यवस्था कहाँ पर लगाते हैं? ऑब्वियस सी बात है, जब हम किसी कार्य को सुव्यवस्थित ढंग से करते हैं, जब हम किसी कार्य को सुनियोजित ढंग से करते हैं तो हम वहां पर एक वर्ड ऐड कर देते हैं, दैट इज सिस्टम, दैट इज व्यवस्था, है ना। हम लोग बोलते हैं ना कि हर बात का एक सिस्टम होता है, हर प्रणाली की एक व्यवस्था होती है, ठीक है। इस क्लास की भी एक व्यवस्था है, एक सिस्टम है कि टीचर आएगा 9 बजे, 2-2.5 घंटे पढ़ाएगा, स्टूडेंट बैठेंगे एंड वो चला जाएगा। अगर मान लीजिए इस सिस्टम को हम लोग चेंज कर दें, कल मैं 10 बजे आऊं, परसों 11 बजे आऊं, फिर नरसों में 8 बजे आ जाऊं, तो आपको पता चलेगा कि ये सिस्टम यहाँ पर बिगड़ रहा है। तो हम लोग जब भी किसी कार्य को बहुत सुनियोजित तरीके से, वेल प्लान तरीके से करते हैं, देन दैट इज कॉल्ड द सिस्टम। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं एक सिस्टम की, लेकिन किस सिस्टम की? एक ऐसे इकोनॉमिक सिस्टम की, एक ऐसे धन, अर्थ, वित्त, पैसे या मनी से रिलेटेड सिस्टम की, मनी से रिलेटेड एक सुनियोजित ढंग से कार्य करने की उस प्रणाली की, कि आखिरकार उस अर्थ, धन, वित्त या पैसे का उपयोग या सदुपयोग भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। तो उसका सदुपयोग कहाँ, कैसे और कितनी मात्रा में किया जाए
तब नाउ उसे हम क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं एक कसमसाहट होगी, चीजें थोड़ी सी आपको लगेगा टफ है, पर टफ नहीं है एक्चुअली, थोड़ा समझना है। एंड यही टॉपिक 2 दिन आप समझोगे, मैं गारंटी दे रही हूं, तीसरे दिन से आप बोलोगे कि इकोनॉमी से बढ़िया कोई टॉपिक नहीं है। ऑल्दो कि आप हंसोगे कि हर टीचर आता है, हर फैकल्टी आता है और यही बात करता है ना, कि उससे अच्छा टॉपिक कोई नहीं है, उसके टॉपिक से इंटरेस्टिंग टॉपिक कोई नहीं है। नहीं, बट रियली दैट्स ट्रू कि इकोनॉमी से तो खैर रियली कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं है, क्योंकि ये बेसिकली हमारी भी डे बाय डे की लाइफ को यहाँ पर क्लास के अंदर उतार कर रख देता है। वो आप समय के साथ साथ समझोगे। अब नाउ समझना बेटा, अब मैं थोड़ा सा इन चीजों को और इलाबरेट कर देती हूँ, आपको थोड़ा सा और इनको डिस्क्राइब करती हूँ, देन डेफिनेटली यू विल गेट नो कि ये चीजें क्या हैं और कैसी हैं। ठीक है, चलिए इसे मैं हटा रही हूँ। होप सो कि आप छोटी छोटी बातों को नोट कर रहे होंगे। मैं बार बार बोल रही हूँ बेटा, छोटी छोटी बातों को आप नोट करेंगे, बिल्कुल भी वेट नहीं करेंगे। चलिए अब देखिए, अब मैंने बोला कि अर्थशास्त्र, ठीक है, अर्थशास्त्र, ध्यान देंगे, अर्थशास्त्र एक स्थिर विषय है, ठीक है, एक स्टेबल सब्जेक्ट है अर्थशास्त्र, जो नियमों, मूल्यों, अवधारणाओं, सिद्धांतों इत्यादि की चर्चा करता है। क्लियर? तो अर्थशास्त्र एक स्थिर विषय है जो किसकी बात करता है, जो नियमों की बात करता है, मूल्यों की बात करता है, अवधारणाओं की बात करता है और सिद्धांतों की बात करता है। एक वृहद विषय है, एक बेहद बड़ा विषय है, बहुत ही वृहद विषय है। एक ऐसा वृहद विषय जिसकी बात यदि हम लोग करें तो ऐसा वृहद विषय कि जिसकी शुरुआत हम लोग कहाँ से मानते हैं, जिसकी शुरुआत हम लोग 1776 द वेल्थ ऑफ नेशंस, द वेल्थ ऑफ नेशंस, मिस्टर एडम स्मिथ, और जिन्हें क्या बोला गया, फादर ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिक्स। तो इन्हें नाम भी दिया गया है फादर ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिक्स, मिस्टर एडम स्मिथ। ध्यान देंगे, बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देंगे, लिखेंगे, बिल्कुल भी बैठेंगे नहीं आप लोग, तो कहीं ना कहीं से नोट डाउन करेंगे। 1776 1776 द वेल्थ ऑफ नेशंस। मैं वापस रिपीट कर रही हूं, आप इसे नोट डाउन कीजिएगा। इन 1776 1776 द वेल्थ ऑफ नेशंस, मिस्टर एडम स्मिथ। ठीक है, कहां से बिलोंग करते थे ये भी कहीं ना कहीं लिख लीजिएगा। क्यों मैं बता रही हूं, क्योंकि ये आगे जाकर आपके बहुत काम आएगा। तो ये जो बेसिकली बिलोंग करते थे, ये स्कॉटलैंड को बिलोंग करते थे। तो बेसिकली कहां से करते थे ये बिलोंग करते थे, ये बेसिकली ये करते थे स्कॉटलैंड से बिलोंग करते थे। स्कॉटलैंड वाज द पार्ट ऑफ द वेस्टर्न यूरोप और बेसिकली द पार्ट ऑफ द इंग्लैंड ऑफ यूके। ठीक है, तो बेसिकली ये जो पार्ट था ये वेस्टर्न यूरोप का था। अब आप बोलोगे मैडम इतना ज्यादा डीप में क्यों बता रही है कि एडम स्मिथ है, फादर है, इस वजह से या इसके पीछे संभवतः कोई और हेरफेर है ना? तो बिल्कुल इसके पीछे बहुत बड़ा हेरफेर है। पूरी इकोनॉमिक्स का बेसिकली अगर हम लोग बोले पैटर्न बदल गया,
अगर हम लोग बोले कि पूरी इकोनॉमिक्स का स्वरूप बदल गया, या स्वरूप बदल गया बोलने के बजाय मैं बोलूं कि एक नया स्वरूप आ गया, अगर मैं बोलूं कि एक परिचय मिला पूरे विश्व को कि क्या अच्छा ऐसी भी कोई व्यवस्था हो सकती है, तो वापस से यह कोई बहुत बड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन नहीं होगा। तो इस नाम को आप स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी तरीके से दिमाग में रखकर चलना है, क्योंकि ये वो जन्मदाता थे जिन्होंने सिर्फ क्लासिकल इकोनॉमिक्स को ही बर्थ नहीं दिया, ठीक है। ये सिर्फ फादर इसी बात के नहीं थे बेटा, मैंने क्या बोला, पूरे वर्ल्ड को एक नए सिस्टम से, पूरे वर्ल्ड को एक नए सब्जेक्ट से इन्होंने परिचित कराया, रूबरू कराया। तो ऑब्वियसली इनका नाम हम लोग आगे बहुत सम्मानजनक तरीके से बहुत डेप्थ में जाकर लेंगे, ठीक है, और बहुत बड़े सिस्टम को इनके नाम से हम लोग डेवलप करेंगे, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर इनका नाम हम लोग क्यों ले रहे हैं, बेसिकली यहाँ पर हम लोग इनका नाम ले रहे हैं क्योंकि हमने बोला अर्थशास्त्र के जन्मदाता के रूप में, फादर के रूप में जाने जाते हैं कौन, मिस्टर एडम स्मिथ, और इनकी बुक का नाम था जो 1776 में पब्लिश हुई थी, और बुक का नाम क्या था, द वेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, और अब तुरंत आपको इस पार्ट में आ जाना है। और इस पार्ट में मैंने आपको बोला कि अर्थशास्त्र एक स्थिर विषय है, एक रुका हुआ विषय है, आई बात समझ में। तो अर्थशास्त्र एक स्थिर विषय है, स्टेबल विषय है, एक वृहद विषय है, बहुत ही डेप्थ का विषय है, बहुत ही लंबा चौड़ा एक विषय है, और साथ ही साथ मैंने आपको बोला जो नियमों की, मूल्यों की, अवधारणाओं की और सिद्धांतों की बात को करता है। तो यह दूसरी बात है जो आपको बहुत अच्छी तरह समझनी है कि जो नियमों, मूल्यों, अवधारणाओं और सिद्धांतों की बात को करता है, ठीक है। तो इस तरीके से अब इसमें नियम क्या है, मूल्य क्या है, अवधारणा क्या है और सिद्धांत क्या है, उसकी चर्चा भी मैं अभी आपको यहाँ पर करूंगी। तो मतलब बेसिकली जब ये बातें 1776 में लिख कर छोड़ दी गई, तो वहां से शुरुआत मानी गई किसकी, इकोनॉमिक्स की, ओके। वहां से बात की गई अर्थशास्त्र की। यह भी अर्थ की ही बात कर रहा था, लेकिन यह अर्थ से संबंधित नियम की बात कर रहा है, अर्थ से संबंधित मूल्य की बात कर रहा है, अर्थ से संबंधित अवधारणा की बात कर रहा है, अर्थ से संबंधित सिद्धांत की बात कर रहा है। लेकिन काश कि सिर्फ इकोनॉमी नियम, मूल्य, सिद्धांत, अवधारणा से चलती, बिल्कुल नहीं चलती, बिल्कुल भी नहीं चलती। इकोनॉमी जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर नियम बदल जाते हैं, इकोनॉमी जब हम पढ़ते हैं तो वहां मूल्य, अवधारणाएं और सिद्धांत, आपको बिलीव नहीं होगा, वह पूरी तरीके से बदल जाते हैं बेटा, ठीक है। लेकिन जो हमें बताए जाते हैं अर्थशास्त्र में वह स्थिर है, वह नहीं बदलेंगे। बदले जा सकते हैं, कल को बदले जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन डेफिनेटली दे विल टेक टाइम, इट विल टेक टाइम। तो ये टाइम लेंगे, 100 साल, 200 साल, 300 साल, और हो सकता है कि जो बातें द वेल्थ ऑफ नेशंस में बोली गई थी संभवतः वह बातें कल की डेट में बदल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है कि पैंडेमिक इतना बड़ा पैंडेमिक आ गया, कोविड-19 आ गया, क्या कह दे बेटा कि इस समय कोरोना महामारी बहुत सारी इकोनॉमिकल चीजों को बदल भी दिया, कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, है ना। आज देखिए हम लोग पूरी इकोनॉमी के एक नए फॉर्मेट को समझ गए कि वर्क फ्रॉम होम, हमने क्या बोला, हम नहीं जानते थे, हमको आज समझ में आया कि यस हम तो घर से भी काम कर सकते हैं। आप ही देख लो, एज यू कैन सी कि आप स्टूडेंट्स ऑनलाइन भी इतने अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो, एंड वी टीचर्स, हम लोग भी इतनी अच्छी तरीके से आपको सब कुछ मैनेज करते हुए उतनी ही क्वालिटी, उतने ही एनर्जी के साथ, उतने ही एंथुसिज्म के साथ आपको यह चीजें प्रोवाइड करा सकते हैं। तो देखिए चीजें बदली ना बेटा, कितना कुछ बदला, इस पैंडेमिक ने कितना कुछ बदला, है ना। हम कल एकदम नजदीकियों की बात करते थे, आज डिस्टेंसिंग की बात हो रही है। आज ये रूम खाली पड़ा है, कल तक इसी रूम में आप स्टूडेंट्स हमारे इर्द गिर्द बैठे होते थे। तो ऐसा नहीं है, चीजें टाइम लेती हैं, और कभी कभी चीजें ऐसी होती है कि चीजें बदल भी जाए। पर यदि हम लोग सामान्य परिस्थिति में बात करें, अगर मैं एक जनरल कंडीशन के अकॉर्डिंगली बात करूं, तो यस ऑफ कोर्स चीजें इतनी जल्दी पलटेंगी नहीं, और जो अर्थशास्त्र में बताए गए नियम है, मूल्य है, अवधारणा है, सिद्धांत है,
बदलेंगे, बट डेफिनेटली दे विल टेक द टाइम, वो कुछ ना कुछ टाइम लेंगे, बट मैं क्या बोल रही हूं, असंभव कुछ भी नहीं है। एंड सोशल साइंसेस में तो हम लोग वैसे ही बोलते हैं, है ना, कि कुछ भी कभी भी बदल सकता है। तो इस तरीके से, लेकिन अभी ये आपको क्लैरिटी इसमें और चाहिए, आई नो, और वो क्लैरिटी मैं अभी आपको दूंगी, लेकिन उसके पहले मैं आपको बताऊंगी कि अब ये तो हो गया अर्थशास्त्र। अब नाउ हम लोग किसे बोल सकते हैं, अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो नाउ अब आप ध्यान देंगे कि अर्थव्यवस्था किसे बोलेंगे। ये हमने बात की थी अर्थशास्त्र की। अब देखेंगे अर्थव्यवस्था। अब मैंने बोला कि हम लोग इसे क्या बोलते हैं, हम लोग इसे इकोनॉमी कहते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमी, अब यह गतिशील या चलायमान विषय है। तो ये मूवेबल है, ठीक है, ये मूवेबल है, गतिशील है, चलायमान विषय है। यह अर्थशास्त्र के व्यावहारिक पक्ष का अध्ययन करता है। ध्यान देंगे, यह क्षेत्र शास्त्र के व्यावहारिक पक्ष का अध्ययन करता है। तो अर्थशास्त्र के व्यावहारिक पक्ष का अध्ययन करता है, जो दिन प्रतिदिन भी परिवर्तनीय है, जो दिन प्रतिदिन भी परिवर्तनीय है। ये ध्यान देंगे आप। अब यह अर्थव्यवस्था है, यह इकोनॉमी है बेटा, गतिशील और चलायमान विषय है, मूवेबल है, चलता रहेगा, हमेशा चलता रहेगा, कभी नहीं रुकेगा। लेकिन अर्थशास्त्र मैंने क्या बोला, रुका हुआ विषय है। अर्थशास्त्र के व्यवहारिक पक्ष का अध्ययन करता है। ध्यान देंगे, ये उसके बिहेवियरल पार्ट का अध्ययन करता है। इस पर ध्यान देंगे आप लोग, इस पर। यह अर्थशास्त्र के, यहां गतिशील पर देंगे ध्यान, और यहां पर देंगे व्यवहारिक, और यहां पर ध्यान देंगे दिन और प्रतिदिन के ऊपर। अब यह प्रतिदिन बदल सकता है, हम यह नहीं बोल रहे कि बदलेगा ही बदलेगा, वी आर नॉट सेइंग कि हाँ ये बदलेगा, पर लेकिन अगर हम बोले कि दिन प्रतिदिन, बल्कि मैं तो बोलूं प्रतिक्षण, तो यह भी फिर कोई अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन नहीं होगा। तो दिन प्रतिदिन क्या, दिन प्रतिपल भी बदल सकता है, प्रतिक्षण प्रतिपल भी यह बदल सकता है। अब इसको एक एक करके हम लोग समझ लेंगे। जहां पर हमने बोला कि अर्थशास्त्र एक रुका हुआ विषय है, और जहां पर कि मैंने आपको बोला कि अर्थशास्त्र में जब तक कोई चेंजेस नहीं होंगे, जब तक कि उसके नियमों में, मूल्यों में, अवधारणाओं में, सिद्धांतों में बहुत बड़े स्तर पर परिवर्तन नहीं हो जाते, या उन सिद्धांतों, मूल्यों, अवधारणाओं के बदले में कोई नए मूल्य, सिद्धांत, अवधारणाएं या नियम उनका स्थान नहीं ले लेते, ठीक है। लेकिन यहां पर यह पुख्ता तौर पर बात है कि यह जो व्यवस्था है अर्थ से संबंधित, यह गतिशील है बेटा, यह बिल्कुल भी रुकी नहीं हुई है, एक दिन नहीं रुकेगी, एक मिनट नहीं रुकेगी, ठीक है। दूसरा, अर्थशास्त्र के व्यवहारिक पक्ष का अध्ययन करेगा। अब एक्चुअली क्या है, आप इसको अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि बेसिकली ये कोई, दीज आर नॉट द टू टॉपिक्स, है ना, दीज आर नॉट द टू टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स। तो ये बेसिकली कोई दो डिफरेंट सब्जेक्ट्स नहीं है बेटा, आई बात समझ में। सब्जेक्ट एक ही है, दैट इज इकोनॉमिक्स, ओके, सब्जेक्ट एक ही है, दैट इज इकोनॉमिक्स, लेकिन उसी इकोनॉमिक्स के चलायमान, चलते रहने वाले, रोटेट होने वाले, मूवेबल पार्ट को, प्रैक्टिकल पार्ट को, बिहेवियरल पार्ट को ही हम लोग यहां पर क्या बोल रहे हैं, अर्थव्यवस्था। तो ऐसा नहीं है कि अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र से अलग हटकर
कटी हुई कोई चीज है, या अर्थशास्त्र एक अलग टॉपिक है और अर्थव्यवस्था एक अलग टॉपिक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ना ही ऐसा मैंने अभी तक के लेक्चर में कहीं भी ऐसी किसी उक्ति का प्रयोग आप स्टूडेंट्स के लिए किया है। हाँ, आप ये जरूर कह सकते हो कि अर्थशास्त्र का प्रयोग कुछ अन्यत्र स्थानों पर होता है, अर्थशास्त्र अन्यत्र तरीके से अपने पक्ष का अध्ययन करता है, और अर्थव्यवस्था का जो अपना अध्ययन करने का तरीका है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। आई बात समझ में? तो अर्थव्यवस्था जो बेसिकली अध्ययन करता है वो डे बाय डे का करता है, दिन प्रतिदिन का करता है, और अर्थशास्त्र बेसिकली हमको वही क्लासिकल तौर पर पूरे नियम, मूल्य, सिद्धांत, अवधारणा और विषय का ज्ञान देते हैं। तो पूरा व्यवहारिक पक्ष है अर्थशास्त्र का। और जो मैंने आपको बोला भी था कि अभी भी चीजें समझ में नहीं आई है, मैं आपको समझाऊंगी कैसे, तो मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी। और मैंने बोला जो दिन प्रतिदिन भी परिवर्तनशील है, तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला दिन प्रतिदिन नहीं, हर पल, हर क्षण। अब यहाँ पर अगर हम लोग छोटी सी बात करें, ठीक है, इस वक्त तो मतलब इतना बड़ा पैंडेमिक चल रहा है, इतनी बड़ी कोरोना महामारी चल रही है कि शायद ही हम लोग को इस एग्जाम्पल के अलावा और कुछ याद आए। हालांकि मैं एग्जाम्पल्स आपको और भी दूंगी। सोचिए ना बेटा, हमारी इकोनॉमी पलट गई, हमारी इकोनॉमी रुक गई। एक पल ही तो था वो, एक मूवमेंट ही तो था। इस देश में कभी रेलवे रुकी थी? आप मुझे बताओ, सोच कर बताओ। पूरा हिस्ट्री, पूरा इकोनॉमिक हिस्ट्री आप पढ़ कर बताओ कि इस देश के अंदर ट्रेनें कब रोकी गई? कभी नहीं बेटा। ये देश कब रुका था आखिरी बार, इस तरीके से कब रुका था? आप पूरा मेरे को एक इकोनॉमिक हिस्ट्री लेकर आओ। मतलब इनफैक्ट इतने बड़े बड़े वॉर्स हो गए, वर्ल्ड वॉर हो गए, दो वर्ल्ड वॉर हो गए हमारे देश के अंदर, इतने बड़े बड़े वॉर्स हो गए। ऐसी चीजें कब रुकी? आपने कब सुना था ऐसा? अपने बड़े बूढ़ों से, ग्रैंड पेरेंट्स से कभी सुना? गलती से भी सुना कि चीजें रुक गई थी? आप बोलोगे नहीं, हमने कभी नहीं सुना बेसिकली, है ना? तो ये क्या था? एक मूवमेंट ही तो था बेटा, एक पल ही तो था ये, और क्या था? एक पल, एक छोटा सा पल जिसमें हमने बोला कि सब कुछ रुक गया, वो एक मूवमेंट। मैंने बोला दिन तो बहुत बड़ी बात थी बेटा। वो ऐसा 25 मार्च का दिन था जबकि पहली बार, एक बार जनता कर्फ्यू और उसके बाद देश के अंदर लॉकडाउन। आप सोचो, एक नया शब्द हम लोग को पता चला, लॉकडाउन। एक वायरस, सुई की नोक का भी 100वें हिस्से के बराबर का वायरस, उसे सब कुछ तहस नहस कर दिया, है ना? ग्लोबलाइजेशन की परिभाषा को फिर से विचार करने पर विवश कर दिया। आश्चर्य बेटा, आश्चर्य। पूरी इकोनॉमी को फिर से परखने के लिए विवश कर दिया। मैं वायरस के ऊपर बात नहीं कर रही हूं, मैं बात कर रही हूं इस इकोनॉमी के ऊपर कि गतिशील है इकोनॉमी। आप देखिए, तो इकोनॉमी चल रही थी क्योंकि वो तो उसका व्यवहारिक पक्ष था, और जब व्यवहारिक पक्ष ही नहीं था तो इकोनॉमी चलती तो कैसे चलती? तो इस तरीके से इकोनॉमी पलट गई। या चलिए, अगर आपको ये एग्जाम्पल मान लीजिए, ये तो एक पैंडेमिक का एग्जाम्पल है, अगर अब मैं आपको दूसरे तरीके से कुछ और एग्जाम्पल्स के थ्रू अगर आपको समझाऊं, चलिए, अब होप सो कि आपने ये सब कुछ नोट डाउन किया ही होगा बेटा, ठीक है? फर्स्ट डे की क्लास में मैं बार बार बोलूंगी बेटा नोट डाउन करने के लिए, बट आप इतने समझदार स्टूडेंट्स हैं कि मुझे आपको बार बार बोलना नहीं पड़ेगा बेटा, ठीक है? तो बोर्ड के ऊपर जो भी चीज है आप प्लीज उसे जरूर नोट डाउन कर लें। चलिए, अब हम लोग लाइक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए, हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं मुद्रास्फीति का। चलिए, ठीक है, अब हमने मुद्रास्फीति का एग्जाम्पल ले लिया। अब मुद्रास्फीति को अगर हम लोग अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण से देखें, है ना, और इसी मुद्रास्फीति को हम लोग अर्थ व्यवस्थीय दृष्टिकोण से भी देखें, तो बहुत फर्क है बेसिकली, दोनों में बहुत फर्क है। अब अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण क्या बताएगा? नियम बताएगा, मूल्य बता देगा और सिद्धांत बताएगा। तो यह हमको क्या बताएगा? यह हमको बताएगा कि मांग तथा आपूर्ति का असंतुलन ही मुद्रा
स्थिति है। क्लियर बेटा, कंफर्म है ये बात, है ना? तो मांग और आपूर्ति, तो डिमांड एंड सप्लाई, या तो डिमांड ऊपर है या सप्लाई कम है, या सप्लाई बहुत अधिक है और डिमांड कम है। कहीं ना कहीं समथिंग समवेयर कोई इम्बैलेंसेस हैं, डिसबैलेंसेस हैं, है ना, और जिसकी वजह से इन्फ्लेशन है। अब ये कुछ और नहीं सोच रहा है, इसके बाद कुछ और सोचने के लिए है भी नहीं। अब ये क्या बता रहे, नियम है, मांग और आपूर्ति का नियम है भाई, सीधी सी बात है। और जब मांग आपूर्ति के उसमें नियमों में, उनके सिद्धांतों में, उनके वैल्यूज में जब थोड़ा सा इम्बैलेंसेस होता है भाई, तो उसकी वजह से क्या होता है, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन होता है। अब देखिए अर्थव्यवस्था दृष्टिकोण, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि मान लीजिए मांग और आपूर्ति का कोई इम्बैलेंस या डिसबैलेंस नहीं भी है। अब सपोज दैट हम लोग ले लेते एग्जाम्पल, तो भी तो मुद्रास्फीति होती है अर्थव्यवस्था में कि नहीं होती है? होती है ना। आगे हम लोग टॉपिक भी पढ़ेंगे, अभी मैं डेप्थ में नहीं जा रही हूँ, मैं तो सिर्फ अभी समझने के लिए एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको। अब मैं आपको नॉर्मली बता दे रही हूँ कि जरूरी नहीं है कि हर बार मांग आपूर्ति का असंतुलन ही होगा, या कोई जरूरी अत्यावश्यक चीज नहीं है। कई बार क्या होता है कि मनी सप्लाई मैनेजमेंट, ओके, कई बार मनी सप्लाई मैनेजमेंट का भी इम्बैलेंस हो जाता है, का भी डिसबैलेंस हो जाता है, तो उस वजह से भी भाई मुद्रास्फीति होती है। आई बात समझ में भाई? उस वजह से भी मुद्रास्फीति तब भी होती है, ठीक है। या चलिए कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ना तो एमएसएम में प्रॉब्लम है, ना तो मांग आपूर्ति में प्रॉब्लम है, पर हम लोग कई बार अपने कंट्री के अंदर क्या देखते हैं कि उसके बाद भी हमारे कंट्री के अंदर भाई वस्तुओं के दाम, सेवाओं के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। इन्फ्लेशन खत्म होने का नाम ही नहीं लेता भाई। पता नहीं कैसी परिस्थिति हमारे देश में। हमने तो कभी सस्ताई देखी नहीं, हमने तो कभी सस्ताई देखी नहीं। हम लोग तो बोलते हैं, हम लोग तो हमेशा महंगाई सुनते आ रहे हैं। हमने तो सुना ही नहीं कि चीजें सब कभी सस्ती भी होती। कभी सुना बेटा? कभी सुना प्याज 20 रुपए किलो है? कभी सुना कि प्याज 5 रुपए किलो हो गया? थोक छोड़ दो, मैं थोक की बात नहीं कर रही हूँ, है ना। हम लोग हर दिन थोक की मार्केट में जाकर खड़े होते हैं, तो बताओ, हम लोग हर दिन अपनी छोटी मोटी जरूरतों के लिए रिटेल की मार्केट ही जाते हैं। तो मुझसे एकदम प्रैक्टिकल होकर बात करना। तो अगर हम लोग से कोई बात करे तो हम लोगों ने सुना कि आटा सस्ता हुआ इस देश के अंदर? नहीं, हमने कभी नहीं सुना। इनफैक्ट कि पैंडेमिक चल रहा है और पैंडेमिक में भी चीजें महंगी हो रही, बल्कि इतनी ज्यादा महंगी होगी कि हम जिसकी कोई हद ही नहीं, बात ही नहीं कर सकते। पेट्रोल डीजल के दाम बताइए, मतलब पहली बार हुआ कि दिल्ली के अंदर डीजल के दाम पेट्रोल से महंगे हो गए। बाप रे बाप, स्ट्रेंज है ना। हम लोगों ने ये सब बात की, है ना। जमाखोरी भी जमकर हुई, लोगों ने जमाखोरी भी की, लॉकडाउन के चलते हर चीज की जमाखोरी की। लोगों को लगा भाई ऐसा नहीं, आटा नहीं मिलेगा, चावल नहीं मिलेगा, है ना। तो लोगों ने भाई घर में किलो किलो चावल, ना जाने कितना कितना किलो चावल और दाल आटा सब भर लिया। तो इस तरीके की चीजें भी हुई। तो मतलब कईयों बार इकोनॉमी ये बताती है कि हर बार ये पुख्ता नहीं है कि मांग आपूर्ति की प्रॉब्लम होगी, हर बार मनी सप्लाई का मैनेजमेंट खराब होगा। भाई कई बार जमाखोरी हो सकती है, ठीक है, कई बार होल्डिंग हो सकती है, कई बार हो सकती है कि जमाखोरी के साथ साथ कोई और चीजें, कालाबाजारी हो सकती है। कई बार पैंडेमिक जैसी चीजें हो सकती। लीजिए अनप्रेडिक्टेबल, किसी को नहीं पता था इतनी बड़ी महामारी आ जाएगी। हर किसी को लगा कि 20-50 किलो आटा घर के अंदर तो होना चाहिए, 20-50 किलो चावल तो होना चाहिए। क्या पता वक्त क्या रहे, दाल चावल तो खाएंगे घर में बैठकर। सबकी कंडीशन है, मेरी आपकी भी कंडीशन यही थी लॉकडाउन के अंदर। तो इस तरीके की जो चीजें होती, कई बार वह भी हमारे देश के अंदर महंगाई का कारण बनती हैं। तो ये मैंने आपको बात बताई कि इस तरीके से हम लोग अर्थव्यवस्था में एक व्यावहारिक रूप देखते हैं। लेकिन अगर अर्थशास्त्र बताएगा तो अर्थशास्त्र कोई बात नहीं करेगा, अर्थशास्त्र से बात करेगा फैक्ट के बेसिस पर, अर्थशास्त्र बात करेगा वैल्यूज के बेसिस पर, अर्थशास्त्र बात करेगा सिद्धांतों के बेसिस पर। लेकिन जब अर्थव्यवस्था बात करेगी तो उसका प्रैक्टिकल जो फॉर्मेट है वो थोड़ा सा डिफर हो सकता है। आई बात तो आपको अच्छी तरह समझ में? तो इस तरीके से आप दोनों के बीच में अंतर बता सकते हो। तो कुल मिलाकर दोनों ही अर्थ की बात करते हैं, कुल मिलाकर दोनों ही धन की बात करते हैं, वित्त की बात करते हैं, लेकिन दोनों का तरीका अलग अलग होता है, ठीक है। तो दोनों का तरीका क्या अलग होता है? एक अर्थ के शास्त्र की बात करता है और एक अर्थ की व्यवस्था की बात करता है। ऑल्दो
कि यदि हम लोग अगर पूरे इस भारतीय अर्थव्यवस्था में अर्थ शब्द का मतलब निकालें, तो मैंने आपको नीचे यहां पर लिखा भी था, इसका मतलब ही होता है, जो इकोनॉमी का मतलब ही होता है, दैट इज किफायती, दैट इज किफायती। सुना है कभी ना कभी शब्द सुना होगा किफायत। हम लोग कईयों बार बोलते हैं किफायत से चलाना है, घर में पैसा है हमें किफायत से चलाना है, पेट्रोल डीजल है हम लोगों को किफायत से यूज करना चाहिए। किफायत बेसिकली दैट इज अ उर्दू वर्ड, ये उर्दू शब्द है, ठीक है। और किफायत को अगर हम हिंदी शब्द में बात करें तो अर्थात उतना ही बढ़िया तरीके से चीजों को इस्तेमाल करना जिससे कि उनका जो एक सीमांत उपयोगिता है, उनकी मार्जिनल यूटिलिटी है, वो कहीं ना कहीं बची रह जाए। तो किफायत से यूज करना बहुत अलग बात होती है। पानी हमको किफायत से ही यूज करना चाहिए, सोच समझकर तार्किक ढंग से किसी चीज को इस्तेमाल करने को ही हम लोग किफायत कहते हैं। तो एक्चुअली इकोनॉमी का जो वर्ड है, इकोनॉमी को जो हम बेसिकली उर्दू में या हिंदी में बोलते हैं, वो बोलते ही किफायत है। तो इसीलिए आपने सुना भी होगा कि फ्लाइट में जब आप सफर करते हो तो उसमें एक इकोनॉमी क्लास होता है और दूसरा बिजनेस क्लास होता है। तो इकोनॉमी क्लास वो क्लास होता है जिसमें हम में से कोई भी सफर कर सकता है, और बिजनेस क्लास होता है जो बहुत ही रिच पर्सन्स के लिए होता है। तो इस तरीके से इकोनॉमी अपने आप में ही ऐसे किफायत को शो करती है, इस प्रकार की सुसंगति को शो करती है, ऐसी समझदारी को शो करती है कि हम कितने आराम से किफायत के साथ अपने संसाधनों का, अब ध्यान दीजिएगा, सिर्फ धन का ही नहीं बेटा, यहाँ पर अर्थ का संबंध सिर्फ धन से नहीं है बेटा, यहाँ पर बहुत बड़ा शब्द है और वो है संसाधन। तो हम संसाधनों का प्रयोग कितनी सुसंगति से करें, कितने तार्किक तरीके से करें, कितने समझदारी से करें, बेसिकली इकोनॉमी हम लोग को उसकी बात करती है, ना कि सिर्फ धन की, पैसों की, वित्त की बात करती है, बल्कि उसके साथ साथ हमारे पूरे संसाधन। अब वो संसाधन कोई भी हो सकते हैं बेटा, ठीक है। अब संसाधन तो मानव भी है, संसाधन तो तुम और मैं भी हैं बेटा, अपनी अपनी जगह पर। संसाधन मेरे इर्द गिर्द यह सब भी संसाधन है। संसाधन मेरे लिए कोयला भी है, संसाधन पानी भी है, संसाधन मेरे पेड़ पौधे और जंगल भी है, संसाधन मेरे लिए हवा भी है, संसाधन मेरे लिए ये पानी भी, मतलब सब कुछ, एवरीथिंग जो भी मेरे आसपास है बेटा, संसाधन तो ये भी है, संसाधन तो ये भी है, ठीक है। संसाधन मैं खुद में भी हूं, तो मुझे खुद का भी प्रयोग इस तरीके से देश हित में करना है, ठीक है, हर चीज का, या फिर मुझे पूरी मानव जाति का प्रयोग इस तरीके से देश को करना है, मानव समाज का प्रयोग इस तरीके से करना है। तो हर चीज, हर संसाधन का प्रयोग इतने किफायत से, इतने अच्छे तरीके से करना है कि हर संसाधन देश की प्रगति में अपना सहयोग दे सके, अपना योगदान दे सके। तो बहुत ही बड़े ढंग से बताया गया है। तो आप एक परिभाषा कहीं ना कहीं नोट करेंगे जिसको मैं डिक्टेट कर रही हूं और आप लिखेंगे, ठीक है। तो साथ साथ मैं पानी भी पीऊंगी और आपको परिभाषा भी बताऊंगी, ठीक है। तो लिखते जाइएगा परिभाषा आप लोग प्लीज। अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था, आई एम डिक्टेटिंग बेटा, ठीक है ना, आप नोट डाउन कीजिएगा प्लीज। अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था धन या वित्त संबंधी, धन या वित्त संबंधी अथवा समस्त आर्थिक गतिविधियों का, अथवा समस्त आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करने वाला, अध्ययन करने वाला विषय या शास्त्र है। विषय
या शास्त्र है? एक और परिभाषा आप लोग लिखेंगे, मैं डिक्टेट कर रही हूं। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र देश के समस्त संसाधनों, देश के समस्त संसाधनों का कुशलतापूर्वक दोहन, कुशलतापूर्वक दोहन या उपयोग करने की, या उपयोग करने की कला सिखाने वाला शास्त्र है। उपयोग करने की कला सिखाने वाला शास्त्र है। तो दोनों परिभाषा से आपने एक बात तो समझी ही होगी। पहली परिभाषा में हम लोग इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं, और वो ये है कि जितनी भी आर्थिक गतिविधियां हैं बेटा, उन समस्त आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन या अध्यापन करने और कराने वाले विषय को ही हम लोग अर्थशास्त्र कहते हैं। तो आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करने वाले विषय को हम लोग अर्थशास्त्र कहते हैं। करेक्ट? बट वेरी इंपॉर्टेंटली, आर्थिक गतिविधियां क्या हैं? वेरी इंपॉर्टेंटली, what are the economic activities? That all the activities, है ना? All the activities. अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज है क्या बेटा? अगर सोचा जाए सब कुछ है। मैं तुम्हें पढ़ा रही हूं, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, है ना? तुम पढ़ रहे हो, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। भाई आप पे तो कर ही रहे हो ना, मुझे भी पे किया जाएगा, ठीक है? दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। मैं घर से गाड़ी से यहाँ पर आई, 4 व्हीलर से आई, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, है ना? पेट्रोल तो डलवाया ना, बिना पेट्रोल के तो नहीं आई मैं यहाँ पर, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। मुझे मॉर्निंग में आना है, नहाना धोना है, स्नान करना है, सब कुछ करना, उसके भी दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी चल रही है आप लोग के लिए, इतना लाइट, कैमरा सिस्टम सब कुछ है आप लोग के लिए यहाँ पर, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। इन चीजों को रन करने के लिए कुछ 2 लड़के यहाँ पर बैठे हैं, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। मलूका सर ने यहाँ पर इन्वेस्ट किया हुआ है, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। आप ये समझो कि अगर हम लोग सोसाइटी में उस परसेप्शन से देखें तो एवरीथिंग इज द इकोनॉमिक एक्टिविटी। हम लोग किसके लिए काम करते हैं? आप मुझे ईमानदारी से बताओ, आप बताइए मुझे। अगर आप मेरे सामने बैठे होते तो मैं आपसे पूछती तो आप मुझे रिप्लाई क्या करते? मैडम, पैसा कमाने के लिए। हम लोग हर कार्य को करते हैं पैसा कमाने के लिए, सीधी सी बात है। ऐसा इकोनॉमी का कहना है, ऐसा मेरा कहना नहीं है। ऐसा आपको नहीं सोचना है कि मैडम आज आपको ये सिद्धांत सिखा रही है, भाई हम तो जो करते हो पैसा कमाने के लिए, ठीक है? ऐसा नहीं है। पर जब हम लोग किसी टॉपिक को पढ़ते हैं, उस टॉपिक का परसेप्शन लेते हैं। अब ज्योग्राफी का टीचर कहता है आप हर चीज को ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, है ना? सोशियोलॉजी का टीचर कहता है भाई आप हर चीज को सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट से देखो। हिस्ट्री का टीचर कहता है भाई हर चीज में एक हिस्ट्री देखो, एक स्टोरी देखो, एक घटना देखो, एक घटनाक्रम देखो, ठीक बात है ना? हर टॉपिक को पढ़ने की एक समझदारी होती है, एक पैटर्न होता है। तो इकोनॉमी कहता है, इकोनॉमी सेज कि एवरीथिंग इज द इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है? सिर्फ ऐसी चीजों को छोड़कर जिसमें किसी अर्थ का रोल नहीं होता है, जैसे कि माता के द्वारा बच्चे का लालन पालन, दैट इज नॉट द इकोनॉमिक एक्टिविटी। मां अपने बच्चे को खाना खिलाती है, वही मुझे लगता है एकमात्र क्रिया है संभवतः जिसके पीछे उस माता का अपना कोई उद्देश्य नहीं होता है।
सिवाय उस बच्चे के प्रति प्रेम के अलावा। तो बाकी इकोनॉमी भी कहता है कि हम जो कुछ भी करते हैं एवरीथिंग इज द इकोनॉमिक एक्टिविटी। मैं बार बार बोल रही हूं, मैं पढ़ा रही हूं तो वो सिर्फ पैसों के लिए, आपको अच्छे से अच्छा ज्ञान तो देना है। मैंने बोला ना, इसको अनदर सेंस में नहीं लेना है कि टीचर इज सेइंग कि हम पैसों के लिए काम कर रहे हैं। आपको समझना है कि परसेप्शन क्या है, वो समझना है। आप पढ़ रहे हो तो ऐसा थोड़ी ना सिर्फ पैसों के लिए पढ़ रहे हो कि कल को आईएएस अधिकारी बनना है, पैसे ही कमाना है, ऐसा थोड़ी ना है। आप नॉलेज के लिए भी तो पढ़ रहे हो। मैं सिर्फ यहाँ पैसों के लिए थोड़ी ना आई हूँ बेटा। ऑब्वियसली बात है कि मुझे ज्ञान भी तो आपको अच्छे से अच्छा देना है। लेकिन अगर हम बात करें कि बेसिकली उसके पीछे क्या है, तो बेसिकली उसके पीछे कहीं ना कहीं धन अर्जित करना है। और ये गलत नहीं है। इकोनॉमिकल परसेप्शन कहता है कि ये कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अब हमारे प्रधानमंत्री इतने बड़े पैंडेमिक में हर दिन हम लोग को एक चीज कह रहे हैं कि देखिए महामारी से लड़ना भी है और काम भी करना है। तो हमारे प्रधानमंत्री हर दिन, कल मन की बात में भी उन्होंने इस चीज को बोला कि मास्क पहनिए और काम कीजिए, मास्क पहनिए और काम कीजिए। अगर मास्क उतारने का मन करे तो कोरोना वॉरियर्स को याद कीजिए, उन डॉक्टर्स को याद कीजिए जो 10-10 घंटा पीपीटी किट पहनकर काम करते हैं। तो मास्क बिना उतारे काम कीजिए, लेकिन काम कीजिए। अब माननीय प्रधानमंत्री भी तो हमसे यही अपील कर रहे हैं, काम कीजिए। तो इट डजंट मीन कि माननीय प्रधानमंत्री हम लोगों से पैसा कमाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि देश चले। दिल्ली गवर्नमेंट ने बोला कि देखिए कोरोना अब जीवन का अंग बन चुका है, तो कोरोना महामारी से लड़ना भी है और काम भी करना है। ठीक है, तो आप देखिए पूरा देश रुका था क्या बेटा? इतनी बड़ी महामारी चली, सब कुछ लॉकडाउन हो गया, लेकिन आवश्यक वस्तुएं तो हम तक पहुंचाई गई ना। हमारे घर में दूध तो आता ही रहा ना, हमारे घर में ब्रेड तो आती ही रही ना, हमें दाल रोटी खाने को मिलती रही ना। हम काम नहीं कर रहे थे, पर कोई तो था इस देश के अंदर जो हमारे लिए काम कर रहा था। डॉक्टर्स अपना काम कर रहे थे, पुलिस और प्रशासन अपना काम कर रहा था। तो सारी की सारी आर्थिक गतिविधियां चल रही थी। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर बोला कि आर्थिक गतिविधियों का जो स्वरूप है, जो उसका दायरा है, वो बहुत बड़ा है। तो आर्थिक गतिविधि हर जगह पर एक आर्थिक गतिविधि होती है, हर जगह पर। और हर गतिविधि एक्चुअली देखा जाए तो आर्थिक गतिविधि होती है। मैंने क्या बोला? कुछ ऐसे सामाजिक संबंधों को छोड़कर, जैसे कि माता और बच्चे का संबंध, और जहां पर कोई लोभ या लालच नहीं होता है। तो बाकी सारा काम हम लोग किसी ना किसी आर्थिक गतिविधि के तहत ही करते हैं। अगर माता पिता भी चाहते हैं कि उनका बच्चा अच्छे से अच्छा पढ़े, तो वह भी एक आर्थिक गतिविधि के मद्देनजर है ना। अगर आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि आप अच्छे से अच्छा पढ़कर आईएएस अधिकारी बनो, तो आईएएस अधिकारी बनो, नो डाउट, समाज की सेवा करो, वह आपका प्रथम धर्म है। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ वो ये भी चाहते हैं कि एक अच्छी पुख्ता नौकरी पर आप काबिज हो जाओ, ताकि भविष्य में उन्हें आपकी कोई चिंता ना रहे। समाज सेवा, देश की सेवा तो हमें करनी ही करनी है, किसी भी रूप में। आई बात समझ में? तो इस तरीके से आर्थिक गतिविधि का जो दायरा है वो बहुत बड़ा है। और इसीलिए मैंने बोला समस्त आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करने वाले विषय को ही हम लोग क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र कहते हैं। और अर्थव्यवस्था क्या है, मैंने आपको अभी बताया। जब उसी का बेसिकली प्रैक्टिकल फॉर्मेट हम लोग यहाँ ले लेते हैं, जब हम लोग यहाँ पर बिहेवियरल फॉर्मेट यहाँ पर ले लेते हैं, तब हम लोग उसे क्या कहते हैं? यहाँ पर अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब उसी चीज को जब हम लोग प्रतिपल प्रतिक्षण बदलने के हिसाब से बात कर लेते हैं, तब वह क्या हो जाती है? अर्थव्यवस्था हो जाती है ना। तो इस तरीके से अब दूसरी डेफिनेशन मैंने आपको यहाँ पर कौन सी बताई थी? मैंने दूसरी डेफिनेशन आपको यहाँ पर बताई थी कि जब हम बात करते हैं कि किसी भी देश में समस्त संसाधनों का, दूसरी डेफिनेशन पर थोड़ा सा आप लोग आएंगे, ध्यान देंगे, मैंने लिखवाई थी आपको। तो दूसरी डेफिनेशन मैंने बताई कि जब किसी देश में समस्त संसाधनों के कुशलता पूर्वक दोहन को अर्थशास्त्र कहते हैं। यस, सो इट इज करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। अब यहां पर ध्यान देना है, समस्त संसाधन, संसाधन तो वहीं के वहीं होगा, ठीक है, जो हमने बात की। ठीक, अब कुशलता पूर्वक दोहन, अब ध्यान देना है यहां पर दोहन, ठीक है, दोहन या उपयोग। अब इसको भी हम लोग क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र कहते हैं। तो जितने भी संसाधन है, अब संसाधन मैंने क्या बोला? सब ले लीजिए,
जितने भी भौतिक संसाधन है हमारे आसपास, मानव संसाधन है, उसके अलावा जो भी प्रकृति प्रदत्त हमारे संसाधन है, ईश्वरीय रचना में हमको जो भी संसाधन प्राप्त है, सारे संसाधनों को आप ले लीजिए। रिसोर्सेस में कुछ भी ले लीजिए, हर चीज, चाहे वह मानव निर्मित है, तो संसाधन दो ही हो सकते हैं बेटा, संसाधन दो ही हो सकते हैं। एक तो हो सकता है मानव निर्मित, ठीक है, और दूसरा हो सकता है प्रकृति प्रदत्त। प्रकृति प्रदत्त तो दो ही हो सकते हैं, मानव निर्मित और प्रकृति प्रदत्त। तो संसाधन तो दो ही हो सकते हैं। अब मानव निर्मित में ये हो सकता है कि हम लोगों ने या तो कुछ बनाया है, हम लोगों ने किन्हीं संसाधनों का निर्माण किया है, या दूसरा हो सकता है प्रकृति प्रदत्त, कि प्रकृति ने हमें बहुत सारे संसाधनों को दे रखा है। तो सभी संसाधनों का कुशलता पूर्वक दोहन, तो स्किल्डफुल, कुशलता पूर्वक, समझदारी से, सुसंगति से, तार्किक तरीके से, रेशनल वे में, ठीक है, तार्किक तरीके से जब हम दोहन करते हैं, उपयोग करते हैं उसका, तब हम उसे क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र कहते हैं। अब यह परिभाषा अपने आप में बहुत ही सुगठित और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये अपने आप में इतनी सुगठित क्यों है, इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? ये बेसिकली हमें उस कॉन्सेप्ट को बताने पर मजबूर करती है कि संसाधनों का कुशलता पूर्वक दोहन होना चाहिए। और यह परिभाषा हमसे अपील करती है, हमसे उम्मीद करती है कि संभवतः अर्थशास्त्र में हम चीजों का उपयोग, मैं चीज शब्द यहाँ इस्तेमाल करूँ, बेसिकली वो तो है तो संसाधन ही, तो संसाधनों का उपयोग हम उतनी ही समझदारी और सुसंगति से करें। अब हम में से कुछ लोग तो अपने बहुत सारे संसाधनों का बहुत ही सुसंगति से उपयोग करते हैं, समझदारी से उपयोग करते हैं, पर कितने लोग ऐसे हैं जो संसाधनों का उपयोग बिल्कुल भी समझदारी से नहीं करते? अब जैसे कि सपोज दैट वी कैन टेक सम एग्जांपल्स, है ना, राइट नाउ, like we can take the example of the some motorcycle or vehicles, 4-wheeler और 2-wheelers। अब हमें पता है सपोज दैट कि रॉयल एनफील्ड एक गाड़ी है या मोटरसाइकिल है, और हमें पता है कि उसका माइलेज बहुत कम है, हमें पता है कि पेट्रोल बहुत खाती है, लगभग पेट्रोल पीती है वो, मतलब ठीक है, लेकिन उसके बाद भी हम लोग को समझ में नहीं आता कि आखिरकार व्यक्ति की रुचि ऐसी किसी मोटरसाइकिल को चलाने पर क्यों है जिसमें ईंधन लगभग जलता है। इसी तरीके से ऐसी बहुत सारी 4-व्हीलर्स की गाड़ियों की रेंज है, आपको पता है, जो माइलेज बहुत कम देती हैं, कुछ 11-12 किलोमीटर प्रति लीटर देती है ना, उससे भी कम, कई बार तो उससे भी कम। तो और इतनी महंगी से महंगी गाड़ी होती कि पता चला 50 लाख की गाड़ी और पता चला 10-12 किलोमीटर की माइलेज दे रही है, तो पेट्रोल लगभग पी रही है। अब हमें पता है कि पेट्रोल और डीजल जो कि बेसिक नीड है और जिस पर कि इंडिया लगभग अपना 70% पैसा खर्च कर देता है, आप समझ रहे हैं बेटा, ठीक है, इस बात को समझना। लगभग भारत में जो भारत के भुगतान संतुलन का, बैलेंस ऑफ पेमेंट का सबसे बड़ा इम्बैलेंसिंग पॉइंट है, असंतुलन का सबसे बड़ा कारक है। आप समझो इस बात को कि फिर भी लोग 50 लाख की गाड़ी लेते हैं और 10 किलोमीटर की गाड़ी चलाते हैं 1 लीटर पे। हमें कुछ समझ में नहीं आता, सही बात है ना, हमें बिल्कुल समझ में नहीं आता कि आखिरकार उनका मूड क्या काम करता है। इसी तरीके से हम लोग ये भी देखते हैं कि लोग ऐसा बहुत सा काम करते हैं इस देश के अंदर, जैसे कि अब लोग कुछ ऐसे फूडिंग का यूज करते हैं जो उनकी बॉडी के लिए बिल्कुल अनफिट है, लेकिन उस फूड के ऊपर वो हजारों रुपए खर्च कर देते हैं। सही बात है, हम एक दाल रोटी का जुमला जानते हैं, लेकिन दो लोग दाल रोटी नहीं खाते, और दाल रोटी के बदले में लोग वो सारी चीजें खाते हैं जिनका बॉडी के लिए, उनके फिटनेस के रूप में कोई उपयोग नहीं है। हमें रियली समझ में आता है कि इतना बड़ा मानव संसाधन के रूप में ये देह, ये बॉडी जो ईश्वर ने हमें दी है इस मानव कल्याण के लिए, स्वयं के कल्याण के लिए, आप बताइए हम उसको कितना अनफिट करके और इतना हजारों लाखों रुपए बर्बाद करके, और ना जाने कैंसर जैसी कितनी बीमारियों को मोल ले लेते हैं गलत खान पान के कारण। तो हम लोग को रियली ये बात कभी समझ में आती है कि सबसे बड़े संसाधन तो हम हैं, या हमको क्या यह बात कभी समझ में आती है कि जब हम अपने रूम से निकलते हैं और हमारे रूम की लाइट और बिजली सब फैन ऑन रह जाता है, एसी ऑन रह जाता है, तो
तो हम लोग कभी इस बात को सोचते हैं कि वह बिजली जो कि देश का लगभग 70% कोल जनरेटेड है, तो 70% जो हमारे देश की बिजली है ना बेटा, वो कोयला जला जलाकर जलाई जाती है। और इतना कोयला जल चुका है कि देश में कोयला बचा नहीं है, और भारत अरबों डॉलर का कोयला इंपोर्ट करता है। यह क्वेश्चन पहले दिन की क्लास है, आज इंट्रोडक्टरी क्लास वी आर गिविंग, एंड डू यू नो कि यही क्वेश्चन आप उठा लीजिए 14 और 15 के पीटी का क्वेश्चन है। ये जो कोल वाला क्वेश्चन है 14 और 15 के पीटी का क्वेश्चन है। लगातार 2 साल यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है बेटा, ठीक है। अगर नहीं मिले तो मुझे बताइएगा। पहली इंट्रोडक्टरी क्लास के 2 लेक्चर्स में, ये जो लेक्चर्स मैंने 2 लगभग आपको लेक्चर दिए इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स के ऊपर, 2 से 3 प्रश्न 16, 17, 18 में लगातार मेंस में दिए गए हैं। सिर्फ इंट्रोडक्टरी क्लास चल रही है बेटा आज हमारे मलुका IAS में, ठीक है। आज पहला दिन है बेटा इकोनॉमी का, आप ये सोच लो। शायद स्टूडेंट्स भी, मुझे लग रहा है आज तो बहुत कम है इंट्रोडक्टरी क्लास में, क्योंकि बच्चों को लग रहा होगा कि पहली क्लास है, आज तो इंट्रोडक्शन देगा टीचर, है ना। उन्हें तो पता ही नहीं कि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक आगे चल जाएगा, ठीक है। तो मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि आप ये सोच लो कि ये लेक्चर कितना फ्रूटफुल है, और सारी बातों को आपको समझना, और क्वेश्चंस इन लेक्चर से भरे हुए हैं। पूरा पीटी उठा लो, मेंस उठा लो, एकदम गारंटेड बात हो रही है बेटा आपसे, ठीक है। तो आप ये समझो कि यही कोल जनरेटेड जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग बोल रहे हैं, क्या हम लोग इतना महत्वपूर्ण, इतना कीमती संसाधन जब व्यर्थ गवाते हैं, तो क्या कभी एक बार माइंड मेकअप करते हैं कि इतना संसाधन हम लोग किस बात के लिए चला रहे हैं? तो इसी तरीके की एक ही प्रॉब्लम नहीं है बेटा। कुल मिलाकर हम लोग अपने संसाधनों का कुशलता पूर्वक, सुसंगति पूर्वक दोहन होता क्या है, उसको यूटिलाइजेशन होता क्या है, बेसिकली हम लोग वो जानते ही नहीं है। पानी खत्म होता जा रहा है, मीठा जल तो वैसे ही कम है, आपको पता है। पानी खत्म होता जा रहा है देश के अंदर क्या पूरे विश्व के अंदर खत्म होता जा रहा है। हम लोग ये भी बोल रहे हैं कि अगला वॉर ही वाटर वॉर होगा, अगला युद्ध ही पानी युद्ध होगा, तीसरा जो वर्ल्ड वॉर होगा वो पानी युद्ध होगा। हम लोग बोल रहे हैं लोग पानी से तड़प तड़प के मर जाएंगे, हम लोग बोल रहे हैं पानी नहीं बचेगा। दिल्ली में तो बोला गया था 20 में ही पानी नहीं बचेगा, ठीक है। हालात भी लगभग वैसे ही बन रहे हैं। देश के अंदर बोला जा रहा है 2027 तक, 30 तक पानी नहीं बनेगा, मिलेगा, नए नए आंकड़े आ रहे हैं। पर क्या जब हम लोग उस पानी को व्यर्थ में बहाते हैं तब हम लोग यह बात सोचते हैं? तो यह इकोनॉमी सोचने समझने की कला सिखाता है बेटा। इकोनॉमी सोचने समझने की इसी कला को हमें सिखाता है कि हम सोचें, समझें, विचार करें, और इकोनॉमिस्ट इसके ऊपर थीसिस लिखें, ठीक है, टॉपिक्स लिखें, चैप्टर्स लिखें, और उसके बाद शोध का काम हो, रिसर्च और डेवलपमेंट का काम हो, ताकि बढ़िया तरीके से जो अच्छे से अच्छा जो मटेरियल है वो जनता तक पहुंचाया जा सके, और उन्हें इस बात को कुशलता पूर्वक सिखाया जा सके कि ये वह विषय है, यह वह शास्त्र है जो कि एक्चुअली अगर थोड़ा सा भी हिला डुला तो हमारा पूरा जीवन हिल डुल जाएगा। और इस बात को हम लोगों ने पैंडेमिक में, मैं बार बार बोल रही हूँ, अच्छी तरह समझ लिया और सीख लिया कि इकोनॉमी के हिलने का मतलब क्या था। सब कुछ हिल जाए, ठीक है, लेकिन इकोनॉमी हिली तो देखिए कितने लोग बर्बाद हो गए, मजदूरों का प्रवासन हो गया, नगरीकरण की प्रक्रिया विपरीत दिशा में चल पड़ी, छोटे शहर आबाद होने लग गए, महंगाई बढ़ गई बेटा। आप ये देखिए, वैश्वीकरण के इम्पैक्ट के ऊपर फिर से चर्चाएं शुरू हो गई। आप देखिए नए नए वैक्सीन के ट्रायल शुरू हो गए, दवाइयों के ऊपर ट्रायल शुरू हो गए, R&D का काम आ गया। तो मतलब कहना नहीं चाहिए एक इकोनॉमी ने कितने सारे कॉन्सेप्ट को चेंज कर दिया। वर्क फ्रॉम होम हो गया, ऑनलाइन चीजें हो गई, मार्केट लैपटॉप का उठ गया, आपको पता है, ब्रॉडबैंड का मार्केट उठ गया, माइक का मार्केट उठ गया, हेडफोन का मार्केट उठ गया। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें अब ऑनलाइन होने लग गई। तो हर किसी को घर में अपने कैम चाहिए था, ट्राइपॉड चाहिए था, बढ़िया लैपटॉप चाहिए था। तो इन सब की मार्केट अरबों डॉलर की उठ गई। तो देखिए एक पैंडेमिक ने पूरी इकोनॉमी के फॉर्मेट को बदल कर रख दिया। तो ये जो सारी चीजें हैं वो इसमें इस तरीके से कवर होती हैं, इस तरीके से कवर की जाती है। तो ये आज पहले टॉपिक का हमारा एक छोटा सा पार्ट था कि अर्थशास्त्र का परिचय। ये क्या था? ये हमारा बेसिकली आज हमने टॉपिक शुरू किया है कि अर्थशास्त्र का परिचय, हमने ये टॉपिक शुरू किया है। और जो हमने ये टॉपिक शुरू किया है, मैंने बताया
उसमें आज हमने लगभग अपने 2 टॉपिक को कवर किया है। एक बार आप रिवाइंड कर लीजिए, ठीक है, एक बार रिवाइंड कर लीजिए अच्छी तरह, मैं यहाँ लिख भी देती हूँ बोर्ड के ऊपर। तो इसमें बेसिकली आज हमने फर्स्ट टॉपिक के 2 टॉपिक को यहाँ पर कवर किया है, ठीक है। एक टॉपिक हमने यहाँ पर किया है कवर कि अर्थशास्त्र की परिभाषा, एक ये टॉपिक हमने यहाँ कवर किया है आज। तो मैंने आपको परिभाषाएं दी हैं 2-2 बेसिकली, और उसके बेसिस पर मैंने आपको समझाया है, पूरा एलाबरेट किया है। और दूसरा टॉपिक हमने यहाँ पर लिया है कि अर्थशास्त्र क्या है, ठीक है, इसकी परिभाषा क्या है। और दूसरा हमने इसी के अंतर्गत लिया कि अर्थव्यवस्था क्या है। तीसरा टॉपिक हमने आज की क्लास में कवर किया कि अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था में अंतर क्या है, एवं अर्थव्यवस्था में अंतर क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आज हमने कवर की है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये 3 टॉपिक। अब छोटा सा एक टॉपिक है अगला, तो ये टॉपिक अभी तक कवर हो चुके हैं, ठीक है। किसी बच्चे ने बाद में ज्वाइन किया है, पहले ज्वाइन किया है, वो आई डोंट नो, ठीक है, वो तो मुझे बाद में ऑफिस से पता चलेगा कितने स्टूडेंट्स से। लेकिन अभी तक जो हमने टॉपिक कवर किए हैं ये आपके सामने ये टॉपिक्स हैं। इसमें नोट्स के नाम पर मैंने आपको बोला है कि पीडीएफ के थ्रू कुछ नोट्स आपको मिल जाएंगे, मिल भी गए होंगे, मैंने बिफोर दे दिए थे। और कोई बात नहीं है, एक आध दिन लग जाता है चीज़ें सिस्टम मैनेज होने में, उसमें आप बिल्कुल घबराना आपको किसी चीज़ को लेकर नहीं है, ठीक है। सारी चीज़ें वैसी अवेल होंगी जैसी अब तक मलूका आईएएस से आपको अवेल होती आई है। तो मेरे द्वारा भी आपको चीज़ें बिल्कुल वैसी ही उपलब्ध कराई जाएंगी, आप घबराएंगे बिल्कुल नहीं। तो ये सब चीज़ों के ऊपर आपको छोटे छोटे नोट्स भी बढ़िया से मिल रहे हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, ठीक है। थोड़ा लॉकडाउन सब जगह चल रहा था तो थोड़ा टाइपिंग इश्यू है बेटा, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। मेरी खुद की राइटिंग में, आपने राइटिंग पहचान ली है, मेरी ही राइटिंग में मेरे ही हाथों के द्वारा आपको प्रॉपर नोट्स अवेल कराए जाएंगे। और जहां पर हमें लगेगा कि सारी चीज़ें मैनेज हो रही हैं उस तरीके से मार्केट के अंदर, तो बेशक हम उनको टाइप करा के भी आपको अवेल करा देंगे। मैं बस एक ही बात बार बार आपसे बोल रही हूँ, आपको घबराना नहीं है, आपको क्लासेस डेली लेनी है, सारी चीज़ें आपको क्लास के थ्रू भी उसी तरीके से मिलेंगी। एनसीईआरटी आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है 9th और 10th की, ठीक है। और प्लस उसके साथ आपको अपना एक मंथली मैगजीन करंट के ऊपर बस बहुत अच्छी तरह फोकस करना है। उसके बाद का सारा काम आप हम लोग के ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है। चलो अब देखो, इसी में एक अगला टॉपिक भी है, परिचय के अंदर ही है, बहुत छोटा सा टॉपिक है और अभी क्लियर हो जाएगा 5-10 मिनट के अंदर। तो मुझे लगा कि वो भी आज मैं आपको बता दूं, और वो है अर्थशास्त्र का केंद्र। अर्थशास्त्र का केंद्र, तो इसको हम लोग कहते हैं फोकस ऑफ द इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स का फोकस क्या है? फोकस है बेसिकली पृथ्वी पर मानव जीवन की बेहतरी, ठीक है, बेटरमेंट ऑफ द ह्यूमन लाइफ। तो बेटरमेंट ऑफ द ह्यूमन लाइफ, तो पृथ्वी पर मानव जीवन की बेहतरी, ये बेसिकली क्या है? ये अर्थशास्त्र का केंद्र है, ठीक है, फोकस है। तो यहां पर अर्थशास्त्र फोकस करता है कि इस पृथ्वी पर मानव जीवन की बेहतरी ही किसी भी तरीके से होनी चाहिए। और अगर यह केंद्र, सपोज दैट, अगर जो केंद्र अर्थशास्त्र ने सोचा, अगर वह केंद्र यहां पर अचीव हो गया तो दैट इज गुड, दैट इज वेरी गुड। अगर ये केंद्र यहां पर अचीव नहीं हुआ तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक बात हो जाती है। आई बात समझ में? ध्यान देना इसको। मैंने ये बोला अगर पृथ्वी पर मानव जीवन की बेहतरी हो जाए। अब ये तो निर्णय तुम्हें और मुझे इस कक्षा के अंदर करना है कि क्या पृथ्वी पर मानव जीवन की बेहतरी हुई।
तो ऑब्वियसली आपका आंसर मुझे होगा नहीं मैम, नहीं हुई। फिलहाल तक तो पृथ्वी पर मानव जीवन की बेहतरी नहीं हुई, या उस तरीके से नहीं हुई जैसी कामना या आशा की गई थी। और वह कामना या आशा क्या थी? वह कामना या आशा थी उस ट्रिकल डाउन थ्योरी की, ठीक है, उस टपकन सिद्धांत की जो आशा हमारे यहाँ पर की गई थी, उस ट्रिकल डाउन थ्योरी की आशा जो की गई थी वह तो अभी तक अचीव नहीं हो पाई। और टपकन सिद्धांत या ट्रिकल डाउन थ्योरी का मतलब है कि किसी भी देश में समृद्धि, ग्रोथ या विकास, डेवलपमेंट का जो रस है, रिसाव है, वो ऊपर बैठे व्यक्ति से नीचे तक आना चाहिए। अंतिम छोर, अंतिम पायदान पर बैठे उस हर एक व्यक्ति तक आना चाहिए, उस अमीर तक, गरीब तक, मैं इंडिया के कंटेक्स्ट में बात कर रही हूँ, उस एससी तक, एसटी तक, महिला तक, बच्चे तक, बुजुर्ग तक, उस हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब तक आना चाहिए कि जो कि इस देश का कहीं ना कहीं भागीदार है। हर वह व्यक्ति जो इस संसाधन में अपना एक निश्चित हिस्सा रखता है और अपने उस निश्चित हिस्से का फल या प्राप्ति उसे होनी चाहिए, क्योंकि ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन उसको राइट देता है कि इस देश में रहते हुए एक महिला होने के नाते मेरा भी इस देश के संसाधनों पर कोई हक है। अगर वह मुझे मिलता है तो ठीक, अगर वह मुझे महिला होने के नाते वह हक नहीं मिलता है तो इट मीन्स कि उस रिसाव प्रभाव में, उस टपकन सिद्धांत में मैं स्मिता पाल कहीं भी कवर नहीं होती हूँ। तो ये कहीं ना कहीं मेरे साथ इकोनॉमी के अंदर किया गया अनजस्टिस है और उस वजह से इकोनॉमी में कहीं ना कहीं मेरे जीवन की बेहतरी नहीं हो रही है। तो इस तरीके से इन्होंने बताया कि जो अर्थशास्त्र का केंद्र है वह पृथ्वी पर मानव जीवन की बेहतरी है। तो अगर ये बेहतरी हो गई, अगर ये ट्रिकल डाउन थ्योरी अवेल हो गई तो दैट इज गुड, हमने बोला। लेकिन अगर ये अवेल नहीं होती है तो सीधी सी बात है, और जो अभी तक नहीं हुई, कुल मिलाकर ये अभी तक नहीं हुई, विशेष तौर पर भारत जैसे विकासशील देशों में तो बिल्कुल नहीं हुई, ठीक है। भारत जैसे विकासशील देशों में तो अभी भी हम लोग निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि समृद्धि या विकास का जो रिसाव प्रभाव है वह अभी तक प्रत्येक व्यक्ति को मिला नहीं है। तो अगर मान लो, अगर किसी देश में अर्थशास्त्र का केंद्र पूरा नहीं होता है, मान लो, ठीक है, तो वही केंद्र कल की डेट में अर्थशास्त्र की चुनौतियों में कन्वर्ट हो जाता है। आई बात समझ में? तो अगर किसी देश में सपोज दैट कि यह केंद्र अचीव नहीं हुआ तो यही कल के डेट की क्या बन जाती है? चुनौती बन जाती है। और चुनौती जो होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि चुनौती जो होती है वो इन रूपों में होती है: उत्पादन, उपभोग, निवेश और वितरण। तो प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसी को हम लोग कईयों बार, इस चुनौती टॉपिक को जो मैं चुनौती में करा रही हूँ आपको, इन टॉपिक्स को जो मैं चुनौती में करा रही हूँ, ठीक है, उसको कईयों बार अर्थशास्त्र की, ध्यान देना, उसको कईयों बार अर्थशास्त्र की अवधारणा भी कहते हैं। तो अर्थशास्त्र की अवधारणा भी है, लेकिन मैंने इसको जो आपको बताया है वो चुनौती के रूप में बताया, ठीक है, क्योंकि केंद्र बात वही है। तो ये इंपॉर्टेंट शब्दावलियां भी हैं, अर्थशास्त्र की बेसिक सी अवधारणाएं भी हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें, तो उत्पादन, उपभोग, निवेश और वितरण। तो केंद्र पूरा नहीं हुआ। केंद्र क्या था? पृथ्वी पर मानव जीवन की बेहतरी। तो वो पूरा नहीं हुआ, और चूंकि वो पूरा नहीं हुआ तो वही कल का केंद्र किस में कन्वर्ट हो गया?
अवधारणा में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और जो चुनौतियों में, और जो चुनौतियां बनी प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब हम लोग को जो कल बेसिकली बात करनी है वो किसके ऊपर करनी है, वो इन चारों शब्दावलियों के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से डेप्थ में जाकर, डिटेल में जाकर बात करनी है, ठीक है। चलिए, तो कल बात हम लोग इसके ऊपर फिर से करेंगे, ठीक है। चलिए, तो होप्सो कि तुम लोग को आज का जो टॉपिक है वो समझ में आया होगा बेटा। इंट्रोडक्टरी क्लास थी, इसलिए इनिशियली तो मैंने पूरा रोड मैप बता दिया आपको 1 घंटे का। अब अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको जाती है तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। तो जरूर आपकी वो प्रॉब्लम क्लियर की जाएंगी। और सपोज दैट अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी चीजें एकदम क्लियरली समझ में आ रही, वैसे भी अभी फर्स्ट डे है बेटा, 2 से 3 दिन लगेगा, तो फिर तो वेल एंड गुड, ठीक है ना। चलिए, होप सो, टेक केयर, थैंक यू सो मच।